ऑपरेशन वज्र प्रहार। ऑपरेशन वज्र प्रहार। एक युवा महिला अधिकारी इस तथ्य को छिपाते हुए कि उसके 3 बड़े भाई भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष पर भारत के फौलादी त्रिशूल हैं, स्वेच्छा से हिमालयन वल्चर्स पैरा ब्रिगेड में सेवा के लिए अपना नाम दर्ज कराती है। वहां उसका इंतजार कर रही थी। वर्दी में छिपे राक्षसों की भयानक हिंसा और कायर कमांडरों की एक विशाल साजिश जो सच्चाई को अपने पैरों तले रौंद रहे थे। अंत में एक असहाय सैनिक के एक पत्र ने 3 शक्तिशाली जनरलों को जगा दिया और ऑपरेशन वज्र प्रहार नामक प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू हुई, जिसका उद्देश्य इस भ्रष्ट साम्राज्य को जलाकर राख कर देना था। यदि आपको यह कहानी पढ़ने के बाद पसंद आए तो कृपया लाइक करके अपना समर्थन दें। धन्यवाद। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी ईमा का परेड ग्राउंड भविष्य की आशा और गौरव से गूंज रहा था। सेरेमोनियल यूनिफॉर्म पीडीयू के कड़क कॉलर, सूरज की रोशनी में रत्नों की तरह चमकते कमीशनिंग बैज और उन युवा अधिकारियों के उज्जवल चेहरे जो 4 साल की कठोर ट्रेनिंग के बाद आखिरकार राष्ट्र की रीढ़ के रूप में पुनर्जन्म ले चुके थे। उन सभी के बीच सम्मान के मंच पर सबसे चमकता हुआ सितारा कोई और नहीं बल्कि आन्या सिंह राठौड़ थीं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में स्नातक होकर और प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीतकर इतिहास रच दिया था। वह स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में पोडियम पर खड़ी थीं। उनकी आवाज कोमल थी, फिर भी उसमें एक शक्तिशाली आकर्षण था जो परेड ग्राउंड में मौजूद हर व्यक्ति के दिल में गहराई तक उतर गया। आज इस वर्दी के वजन के साथ हम राष्ट्र का सम्मान अपने कंधों पर उठाएंगे। हम देश के प्रति वफादार सैनिक बनेंगे और सबसे निचले पायदान से सबसे जलते हुए दिल के साथ जनता की सेवा करेंगे। जैसे ही उनका भाषण समाप्त हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। सम्मानित मेहमानों की अग्रिम पंक्ति में 3 जनरल उसे सबसे गर्मजोशी और भावुकता भरी नजरों से देख रहे थे। वे भारतीय गणराज्य की रक्षा को सहारा देने वाले विशाल स्तंभ थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDSS जनरल विक्रम सिंह राठौड़, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आकाश सिंह राठौड़ और नौसेना के वाइस एडमिरल सागर सिंह राठौड़। वे आन्या सिंह राठौड़ के 3 बड़े भाई थे। लोग उन्हें सम्मान और प्रशंसा के साथ भारत के फौलादी त्रिशूल कहते थे। आन्या उनकी सबसे छोटी बहन थी, जिसे उनका सारा प्यार और गर्व मिला था। उसने अपने भाइयों के नक्शेकदम पर चलते हुए एक सैनिक के रूप में अपना भाग्य चुना और अपने करियर की शुरुआत और भी शानदार ढंग से की। सभी को विश्वास था कि उसका भविष्य निस्संदेह उज्जवल होगा। देश की रक्षा के शीर्ष पर बैठे उसके भाइयों का अस्तित्व एक पूर्ण ढाल था जो उसे किसी भी परीक्षा से बचाएगा और साथ ही तेजी से पदोन्नति के लिए एक एक्सप्रेस टिकट भी होगा। लेकिन कमीशनिंग समारोह के बाद एक साधारण पारिवारिक जश्न में आन्या ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सभी को चौंका दिया। कुछ समय के लिए मैं अपने भाइयों के अस्तित्व को अपने सेवा रिकॉर्ड से मिटाना चाहती हूं। अचानक हवा जम सी गई। बचपन में माता पिता को खोने के बाद आन्या उनकी प्यारी छोटी बहन थी जिसे उसके भाइयों ने एक बच्चे की तरह पाला था। सबसे बड़े भाई जनरल विक्रम सिंह राठौड़ ने गहरी और धीमी आवाज में पूछा। उनकी आवाज विचारशील और भारी लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वह राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर चर्चा करते समय बोलते थे। आन्या, मुझे तुम्हारे इस कथन के पीछे का कारण जानने की जरूरत है। मैं लेफ्टिनेंट आन्या सिंह के रूप में मूल्यांकित होना चाहती हूं, जनरलों की बहन के रूप में नहीं। मैं केवल अपनी क्षमताओं से अपनी स्थिति साबित करना चाहती हूं। यह पहला स्वाभिमान है जिसे मैं एक सैनिक के रूप में अपने सामने और उन सैनिकों के सामने बनाए रखना चाहती हूं जिनका मैं नेतृत्व करूंगी। दूसरे भाई एयर चीफ मार्शल आकाश सिंह ने अपनी बहन को तीखी नजरों से देखा। उनकी आंखें सबसे उन्नत रडार की तरह सटीक थीं, जो भारतीय हवाई क्षेत्र के हर इंच की निगरानी करती थीं। आन्या, सैन्य दुनिया तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और कठोर है। पारिवारिक पृष्ठभूमि तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार हो सकती है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। उनके सबसे छोटे भाई वाइस एडमिरल सागर सिंह ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी मुस्कान समुद्र की तरह चौड़ी और गहरी थी, जो भयंकर लहरों को शांत करती थी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, छोटी, लेकिन मुझे चिंता है कि तुम जानबूझकर बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता चुन रही हो।
अनदेखी लहरें और चट्टानें ज्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन आन्या का संकल्प दृढ़ था। उसने एक एक करके अपने भाइयों की आंखों में देखा और स्पष्ट रूप से कहा, ठीक इसीलिए मुझे इसका सामना अपनी ताकत से करना होगा। अगर मैं भाइयों की वजह से आसान रास्ता अपनाती हूं तो मुझे जीवन भर इस वर्दी में खुद पर शर्म आएगी। कृपया मेरे चुनाव पर विश्वास करें और मेरा समर्थन करें। तीनों सर्वोच्च कमांडरों ने अपनी छोटी बहन की आंखों में एक फौलादी संकल्प पढ़ा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। यह एक शुद्ध और जलती हुई सैनिक की भावना थी, जो उस विश्वास के अनुरूप थी जिसे उन्होंने सेना में अपने पूरे जीवन में अपनाया था। अंत में सबसे बड़े भाई जनरल विक्रम ने एक लंबी सांस के साथ सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारी जिद का बचपन से कोई मुकाबला नहीं कर सका। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो, लेकिन एक वादा करो, अगर कोई भी समस्या हो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तुम्हें तुरंत हमें बताना होगा। इस प्रकार आन्या सिंह ने भारत की सबसे मजबूत पृष्ठभूमि को अपने हाथों से मिटा दिया। उसके दस्तावेज भारत के फौलादी त्रिशूल की बहन से एक साधारण परिवार की इकलौती बेटी में बदल गए और उसने अपनी पहली तैनाती के लिए अरुणाचल प्रदेश में सीमा के बात कर अग्रिम मोर्चे पर स्थित एक कुलीन इकाई हिमालयन वल्चर से पैरा ब्रिगेड की संचार बटालियन को चुना। यह वह क्षण था जब राष्ट्र की उम्मीद की बेटी ने जानबूझकर सबसे गहरी और सबसे कठोर छाया में कदम रखा। अरुणाचल प्रदेश में पड़ोसी देश से सीधे सटी हुई अग्रिम चौकी पर हवा बहुत ठंडी महसूस हो रही थी, जिसमें जंगल की खामोशी और सैन्य तनाव का मिश्रण था। जब लेफ्टिनेंट आन्या सिंह हिमालयन वल्चर्स की संचार बटालियन के गेट के सामने खड़ी हुई तो उनका स्वागत तेज हवा और अनगिनत अजनबी निगाहों ने किया। हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड भारतीय सेना की सबसे कुलीन इकाइयों में से एक थी, जिसने विभिन्न सैन्य अभियानों में एक वीर इतिहास संजोया था। इस ब्रिगेड के दिल में तंत्रिका नेटवर्क के लिए जिम्मेदार संचार बटालियन अपने उच्च गौरव और स्वाभिमान के लिए जानी जाती थी। बटालियन की स्थापना के बाद से पहली महिला प्लाटून कमांडर, यह तथ्य ही उसके आने से पहले उसे चर्चा का विषय बना चुका था। संतरी के जय हिंद के नारे और सलामी में एक सैनिक के रूप में सम्मान के बजाय चिड़ियाघर में एक दुर्लभ प्रजाति को देखने जैसी जिज्ञासा अधिक महसूस हुई। यह पीला चेहरा और छोटी सी अधिकारी क्या कर सकती है का संदेह पूरे मुख्यालय में फैल गया। बटालियन कमांडर को रिपोर्ट करने के रास्ते में बैरकों की खिड़कियों से दर्जनों आंखों की जोड़ी उसकी पीठ का पीछा कर रही थी जब वह मैदान पार कर रही थी। आन्या ने सीधे चलने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी पीठ पर बहते ठंडे पसीने को नहीं रोक सकी। बटालियन कमांडर के साथ उसकी पहली मुलाकात संक्षिप्त और औपचारिक थी। लेफ्टिनेंट कर्नल के पद वाले सीओ ने उसकी सर्वश्रेष्ठ स्नातक की उपलब्धि में कुछ रुचि दिखाई थी, लेकिन फिर सपाट चेहरे के साथ उन्होंने केवल मानक शब्द दोहराए। यहां महिला अधिकारियों के लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं है। प्लाटून 3, जिसका आप नेतृत्व करेंगी, इस बटालियन में सबसे कठोर अनुशासन और सबसे अधिक काम वाली प्लाटून है। प्लाटून के डिप्टी कमांडर सूबेदार मेजर भैरव सिंह बहुत अनुभवी हैं, इसलिए उनसे बहुत कुछ सीखें। यस सर, समझ गई, मैं इसका पालन करूंगी। आन्या ने अपना पद और नाम बताते हुए जोर से जवाब दिया, लेकिन सीओ के लहजे से उसने एक अनकहा दबाव महसूस किया जो उसे अपनी हद में रहने के लिए कह रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि सीखने का मतलब वास्तव में सूबेदार मेजर भैरव को नाराज न करना था। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उसने प्लाटून 3 के कार्यालय का दरवाजा खोला। उस तंग कमरे में 2 आदमी थे, एक खुरदरी त्वचा और मांसल शरीर वाला व्यक्ति जो युद्ध के अनुभव से भरपूर एक अनुभवी सैनिक की आभा बिखेर रहा था, सूबेदार मेजर भैरव सिंह। दूसरा एक दोस्ताना मुस्कान वाला आदमी था जो मिलनसार लग रहा था, लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा। आन्या ने एक आदर्श सलामी के साथ अपना परिचय दिया। जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट आन्या सिंह आज से प्लाटून 3 के कमांडर के रूप में रिपोर्ट करती हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अपनी कुर्सी पर तिरछे झुके हुए सूबेदार मेजर भैरव ने उसे सिर से पैर तक देखा। जवाब देने के बजाय उसने बस एक घुरघुराहट की आवाज निकाली और अपने हाथ में संचार उपकरण के पुर्जों के साथ छेड़छाड़ करता रहा। यह एक नए आए अधिकारी के प्रति खुली अवमानना और अवज्ञा का कार्य था। उसी समय मिलनसार चेहरे वाला लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास आया। वाह, तो यह है लेफ्टिनेंट आन्या जिनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है।
स्वागत है। हमारी यूनिट में आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति आया है, यह बटालियन के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। उसका लहजा दोस्ताना था, लेकिन आन्या ने उसकी आंखों में कहीं छिपी एक हल्की और गणनात्मक प्रवृत्ति महसूस की। आगे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी सर। अरे मार्गदर्शन कैसा? हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। भैरव साहब, नई प्लाटून कमांडर आ गई हैं, सलाम तो कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए। लेफ्टिनेंट ओंकार के मजाक पर सूबेदार मेजर भैरव अनिच्छा से अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने सीधे आन्या की आंखों में देखा और बजरी के टकराने जैसी कर्कश आवाज में कहा, मैडम, यह आईएमए का लेक्चर हॉल नहीं है। यह स्टडी टेबल से मिले सिद्धांत कबाड़ से ज्यादा कीमती नहीं है। बस जोश में आकर कोई समस्या खड़ी मत कर देना। बस मेरे आदेशों को ध्यान से सुने तो आपकी स्थिति सुरक्षित रहेगी। पहली मुलाकात से ही खुली दुश्मनी और चेतावनी। आन्या ने धीरे से अपने निचले होंठ को काटा। उसने दर्द से महसूस किया कि यही वह युद्ध का मैदान था जिसे उसने अपने भाइयों की ढाल छोड़ने के बाद खुद चुना था। मैं सूबेदार मेजर के अनुभव और वरिष्ठता की सराहना करती हूं, लेकिन प्लाटून 3 की कमान की जिम्मेदारी मेरी है, एक प्लाटून कमांडर के रूप में। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि आप एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति शिष्टाचार बनाए रखेंगे। मेरी कमान का मूल्यांकन सीओ और मेरे प्लाटून के सदस्य करेंगे, आप नहीं। उसके शांत लेकिन दृढ़ जवाब ने सूबेदार मेजर भैरव की मोटी भौहों को सिकोड़ दिया। उसके बगल में लेफ्टिनेंट ओंकार अपनी खुशी नहीं छिपा सका, जैसे कि वह एक दिलचस्प शो देख रहा हो। आन्या का अकेला संघर्ष, फौलाद की तरह कठोर हिमालयन वल्चर्स की धरती पर फेंके गए एक अजनबी का संघर्ष, शुरुआत से ही घर्षण से भरा हुआ था। प्लाटून कमांडर के रूप में आन्या का काम अनदेखे युद्धों की एक श्रृंखला थी। उस युद्ध में सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डिप्टी सूबेदार मेजर भैरव सिंह था। वह एक मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ था जिसने संचार एनएसओ के रूप में 15 साल सेवा की थी और बटालियन के सभी नेटवर्कों और उपकरणों की बारीकियों को जानता था। सैनिक निश्चित रूप से नई आई लेफ्टिनेंट आन्या के बजाय सूबेदार मेजर भैरव पर अधिक भरोसा करते थे, जिसे वे भैरव साहब कहते थे। भैरव ने इसे अपने नेतृत्व को चालाकी से कमजोर करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। हर सुबह प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में उपकरण जांच की परेड में जब आन्या नवीनतम सिद्धांतों और कुशल निरीक्षण विधियों के बारे में निर्देश देती जो उसने आईएमए में सीखी थीं, भैरव हमेशा ठंडा पानी डाल देता। मैडम, यह तरीका जमीनी हकीकत के अनुरूप नहीं है। इस तरह से संभालने पर यह उपकरण खराब हो जाएगा। मैं इसे अपने सामान्य तरीके से करूंगा। फिर वह खुलेआम आन्या के निर्देशों की अनदेखी करता और सैनिकों को अपने तरीके से काम करने का आदेश देता। दुविधा में फंसे। आज की काम ने जमीनी हकीकत के आदेश देता। सैनिक केवल एक दूसरे को देख सकते थे, आन्या और भैरव के बीच फंसे हुए। सूबेदार मेजर, फिलहाल मेरे निर्देशों का पालन करें। यह सुनिश्चित करना भी एक कमांडर का काम है कि यह नया तरीका वास्तव में समस्याग्रस्त है या नहीं। यह सुनिश्चित करना यहां प्रयोगशाला में नहीं होता मैडम। यह अग्रिम मोर्चा है जहां कल सीमा पार से दुश्मन की गोली आ सकती है। मैं एक लापरवाह कमांडर के प्रयोग के लिए अपने प्लाटून के सदस्यों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। बाहरी तौर पर उसके शब्द यूनिट के लिए चिंता की तरह लग रहे थे, लेकिन इसके पीछे एक महिला अधिकारी जो कल की आई लड़की थी और जिसके पास कोई जमीनी अनुभव नहीं था के प्रति गहरा अविश्वास और अहंकार छिपा था, जो मानो कह रहा हो, तुम मुझे सिखाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। उसने जानबूझकर सैनिकों के सामने आन्या के अधिकार को कुचला ताकि यह दिखाया जा सके कि उसका प्रभाव प्लाटून कमांडर से ऊपर है। एक बार रात में आपातकालीन संचार नेटवर्क बनाने के अभ्यास के दौरान एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई। अचानक हुई भारी बारिश के कारण उस क्षेत्र का एक हिस्सा धंस गया जहां मुख्य केबल बिछाई गई थी। आन्या घबराई नहीं। उसने शांति से आपातकालीन प्रतिक्रिया मैनुअल के अनुसार स्थिति का विश्लेषण किया और एक रिकवरी टीम बनाई। टीम 1, रूट ए के माध्यम से केबल की स्थिति की जांच करो। टीम 2, रूट बी के माध्यम से, फिर रिपोर्ट करो। टीम 3, अतिरिक्त उपकरण तैयार करो और तैयार रहो। उसी समय भैरव ने उसकी बात काट दी। मैडम, इस तरह की बारिश में सैनिकों को बाहर भेजना पागलपन है। खासकर रूट ए, वह भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है। मुझे अकेले जाकर जांच करने दीजिए। नहीं, अकेले कार्रवाई करना अधिक खतरनाक है।
हमें कम से कम 2 लोगों के सिद्धांत का पालन करना होगा। मैनुअल। क्या आपको लगता है कि सेना में सभी समस्याएं केवल किताब में लिखे का पालन करने से हल हो सकती हैं? भैरव चिल्लाया, फिर रेडियो पकड़ा और बारिश में भाग गया। आन्या उसकी लापरवाह हरकत देखकर एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को शांत किया और बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व किया। भैरव के लक्षित रूट ए के बजाय उसने स्थलाकृतिक मानचित्र का विश्लेषण किया और टीम 2 को रूट सी पर भेजा, जहां एक और संभावना थी। उसका निर्णय सही था। समस्या रूट ए में नहीं थी, बल्कि रूट सी पर रिपीटर की बिजली आपूर्ति इकाई में शॉर्ट सर्किट की थी। जैसे ही टीम 2 ने जल्दी से अतिरिक्त बिजली जोड़ी, संचार नेटवर्क तुरंत सामान्य हो गया। कुछ देर बाद भैरव अपनी व्यर्थ की कोशिश के बाद कीचड़ से लथपथ होकर लौटा। स्थिति को हल देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया और उसने कुछ नहीं कहा। उस समय सैनिकों का आन्या के प्रति नजरिया थोड़ा बदलने लगा। पहली बार उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका सिद्धांत केवल मेज पर की गई खोखली बातें नहीं थीं, बल्कि तेज विश्लेषण पर आधारित था, जो मैदान में चर को भेदने में सक्षम था। हालांकि सूबेदार मेजर भैरव ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय आन्या के प्रति अपनी दुश्मनी को और भी भड़का दिया। आधिकारिक मंचों पर वह खुलेआम उसे अनदेखा करता और एनएससीओ के बीच वह उसे सिर्फ किस्मत वाली औरत कहकर नीचा दिखाता। सैन्य दुनिया में दिखाई देने वाला पद ही सब कुछ नहीं होता है। अनुभव और युद्ध के अनुभव नामक एक अदृश्य पद भी होता है। सूबेदार मेजर भैरव उस अदृश्य पदानुक्रम में एक राजा की तरह व्यवहार करता था। हर दिन अपने आधिकारिक कमांडर आन्या को बिना गोलियों की आवाज वाले युद्ध के मैदान में धकेलता था। हर रात ऑफिसर्स मेस में आन्या अकेले ही पुराने ऑपरेशनल मैप को फैलाती और खुद से वादा करती, मैं इसे क्षमता से साबित करूंगी। मैं निश्चित रूप से इस मजबूत दीवार को अपनी क्षमता से तोड़ दूंगी। सूबेदार मेजर भैरव की खुली अवमानना से ज्यादा चालाकी से आन्या को चोट पहुंचाने वाली चीज लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा प्लाटून 2 के कमांडर के नकाब के पीछे छिपी सड़न थी। सामने वह हमेशा एक अच्छे और देखभाल करने वाले वरिष्ठ होने का नाटक करता था। लेफ्टिनेंट आन्या, ज्यादा तनाव मत लो। भैरव साहब थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। मैं बाद में उन्हें बुलाकर थोड़ा सबक सिखाऊंगा। वाह, हमारी लेफ्टिनेंट आन्या इस अभ्यास योजना को बनाने में बहुत मेहनत कर रही हैं। थोड़ी कॉफी पी लो ताकि जोश बना रहे। वह हमेशा एक दोस्ताना सहयोगी और भरोसेमंद वरिष्ठ की छवि दिखाता था, जैसे कि उसके कंधे पर थपथपाते हुए कॉफी देते समय। लेकिन जैसे ही आन्या मुड़ती, वह अपने सांप के दांत दिखाता। ऑफिसर्स कैंटीन या स्मोकिंग एरिया जैसी जगहों पर जहां अधिकारी इकट्ठा होते थे, वह चालाकी से उसके बारे में बुरी अफवाहें फैलाता था। वह लेफ्टिनेंट आन्या कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्नातक है, लेकिन सब खोखली बातें निकली। थ्योरी में अच्छी है, अब आरी ए को आर, अब आरी एक्स, 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 अब। लेकिन प्रैक्टिकल में शून्य। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह केवल मीठी मुस्कान देकर सीओ के सामने नंबर बनाना जानती है। क्या महिलाएं ऐसी चीजों में माहिर नहीं होती? तभी तो भैरव साहब ऐसा करते हैं। वह लेफ्टिनेंट आन्या की वजह से इतना निराश हो जाते हैं, इसीलिए वह भावुक हो जाते हैं। मैंने खुद बगल से देखा है। एक तो राश, वह बिजाम। उसका अंदाज वास्तव में परेशान करने वाला है। उसकी गपशप तथ्यों और झूठ का एक ऐसा चालाक मिश्रण थी कि सुनने वाला बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास कर लेता। लोग सोचने लगे कि एक साथी अधिकारी इतनी दूर तक झूठ नहीं बोल सकता और उसकी बातों को स्वीकार करने लगे। यूनिट के अंदर आन्या को एक ऐसी महिला के रूप में लेबल किया गया जो बिना किसी क्षमता के भाग्य से आई थी। एक ऐसी महिला जो पुरुष अधिकारियों को रिझाना पसंद करती है और एक अनुशासनहीन जूनियर जो वरिष्ठ एनएससीओ का सम्मान नहीं करती है। एक बार पूरी बटालियन के लिए एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। अजीब और औपचारिक माहौल को हल्का करने के लिए आन्या ने अधिकारियों के पास जाकर उन्हें पेय परोसने की पहल की। जब उसने लेफ्टिनेंट ओंकार को एक गिलास दिया तो मानो उसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। ओंकार ने अतिरंजित आवाज में चिल्लाया, वाह सब लोग, ये हमारी बटालियन की देवी लेफ्टिनेंट आन्या सिंह द्वारा प्रदान किया गया एक अनमोल पेय है। चलो हम सब लेफ्टिनेंट आन्या के लिए ताली बजाएं। उसकी बातों ने सभी की नजरें उस पर टिका दी।
कुछ अधिकारी जो नशे में थे उन्होंने अश्लील मजाक किया। सिर्फ ओंकार को ही क्यों, मुझे भी चाहिए। सुंदर हाथों से परोसा गया पेय शहद जैसा लगता है। आन्या का चेहरा गर्म हो गया, लेकिन माहौल खराब न करने के लिए उसने मुस्कुराते हुए अन्य अधिकारियों को पेय परोसने की कोशिश की। उस पल को न गंवाते हुए लेफ्टिनेंट ओंकार ने सूबेदार मेजर भैरव के कान में फुसफुसाया, देखिए भैरव साहब, क्या यह एक प्लाटून कमांडर का व्यवहार है जो इस तरह पुरुषों को पेय परोस रही है? यह नाइट क्लब की वेट्रेस है या कमांडर? सूबेदार मेजर भैरव, जिसका चेहरा नशे से लाल हो चुका था, ने जोर से ताना मारा ताकि आन्या सुन सके। उसे नाइट क्लब में शो स्टॉपर होना चाहिए, प्लाटून कमांडर नहीं। आवाज धीमी थी, लेकिन भीड़ के बीच वह कथन आन्या के कानों में एक खंजर की तरह चुभ गया। उसके हाथ गुस्से से कांपने लगे। एक दोस्ताना मुस्कान के नकाब के पीछे छिपे सांप के दांत उसके दिल में गहरे ढंस चुके थे। उस दिन के बाद आन्या लेफ्टिनेंट ओंकार के प्रति और भी सतर्क हो गई, लेकिन ओंकार इतना चालाक था कि उसे रंगे हाथों पकड़ा नहीं जा सकता था। वह हमेशा आन्या के प्रति एक अच्छे और चिंतित वरिष्ठ का चेहरा लगाता था और उसके बुरे इरादे हमेशा अफवाहों के घने कोहरे में छिपे रहते थे। आन्या गहरे अलगाव की भावना में और भी डूब गई। वह किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी। अपने कमरे में वापस आकर वह सैकड़ों बार अपने भाइयों को फोन करने में झिझकी, लेकिन खुद को साबित करने की अपनी कसम को याद करके उसने बिना आवाज के फोन रख दिया। मुस्कान के पीछे छिपे सांप के दांत से मिला घाव खुली दुश्मनी के घाव से कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक था। हालांकि आन्या अधिकारी वर्ग में एक अलग थलग अजनबी बन गई थी, लेकिन उसके नेतृत्व वाली प्लाटून 3 के सैनिकों के बीच एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। जो सैनिक शुरू में उसे एक सुंदर पैराशूट बिना मेहनत के पद पाने वाली के रूप में कम आंकते थे, वे धीरे धीरे समय के साथ उसकी ईमानदारी और क्षमता को महसूस करने लगे। आन्या एक ऐसी नेता थी जो अधिकार से नहीं बल्कि कार्यों से दिखाती थी। हर सुबह वह अपने सैनिकों के साथ पूरी लड़ाकू वर्दी में दौड़ती थी और सबसे कठिन और गंदे काम में हमेशा सबसे पहले अपनी आस्तीन ऊपर करती थी। उसने कभी भी जमे हुए मैदान में खाई खोदने या तेल से भरे संचार उपकरणों की सफाई जैसे काम से इनकार नहीं किया। इससे भी बढ़कर उसने हर सैनिक को एक व्यक्ति के रूप में माना। जब एक सैनिक अभ्यास के दौरान टखने में मोच आ गई तो उसने खुद उसे अपनी पीठ पर लादकर क्लिनिक तक दौड़ाया। वह एक सैनिक के दिल की बात सुनने के लिए भी तैयार थी, जो अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप के कारण दुखी था। देर रात तक वह एकमात्र अधिकारी थी जो न केवल अपने सैनिकों के नाम और पद याद रखती थी, बल्कि उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और सपनों को भी। विशेषकर सिपाही बलदेव कृष्णन, वह इन सब का सबसे करीबी गवाह बना और आन्या के प्रति गहरा सम्मान विकसित किया। सिपाही बलदेव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन अपने शांत और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कारण वह सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करता था और सैन्य जीवन के साथ तालमेल बिठा रहा था। उसकी प्रतिभा को पहचानने वाली पहली व्यक्ति आन्या थी। एक दिन मुख्यालय में पुराने सामरिक संचार प्रणाली में बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार त्रुटि आने लगी। सूबेदार मेजर भैरव ने केवल बड़बड़ाया, यह ऐसा ही है, बस इसे बंद करो और फिर से चालू करो। लेकिन आन्या अलग थी। उसने सिपाही बलदेव को चुपके से बुलाया और उसकी राय पूछी। सिपाही बलदेव, तुम्हारे अनुसार इस प्रणाली की मूल समस्या क्या है? पहली बार किसी अधिकारी द्वारा उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र के बारे में पूछे जाने पर बलदेव घबरा गया, लेकिन उसने अपना विश्लेषण समझाने की हिम्मत जुटाई। मैडम, यह प्रणाली पुराने सॉफ्टवेयर पर आधारित है। ऐसा लगता है कि यह नवीनतम एन्क्रिप्शन मॉड्यूल के साथ टकरा रही है। अगर मैं इसके सोर्स कोड की कुछ पंक्तियों को संशोधित कर सकूं, तो मुझे लगता है कि इस प्रणाली को स्थिर किया जा सकता है। आन्या ने उसकी व्याख्या पूरी सुनी और दृढ़ता से उसके कंधे पर थपथपाया। बहुत बढ़िया, कोशिश करो, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर कुछ भी चाहिए तो मैं पूरा समर्थन दूंगी। सिपाही बलदेव ने रात भर सिस्टम का विश्लेषण किया और कोड को संशोधित किया। अगले दिन एक चमत्कार की तरह सभी त्रुटियां गायब हो गईं और संचार की गति पहले से भी तेज हो गई। सूबेदार मेजर भैरव ने यह कहकर इसे कम आंकने की कोशिश की, यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन अन्य सैनिक अपनी हैरानी नहीं छिपा सके और सिपाही बलदेव ने प्लाटून कमांडर आन्या के प्रति एक ऐसी कृतज्ञता महसूस की जिसे वह जीवन भर नहीं भूलेगा।
जिसने उस पर विश्वास किया और उसे एक मौका दिया। उस घटना के बाद सैनिक ईमानदारी से आन्या का अनुसरण करने लगे। उसके निर्देश अब एक नए लेफ्टिनेंट के आदर्शवादी आदेश के रूप में नहीं माने जाते थे, बल्कि एक सक्षम और उन्हें समझने वाले कमांडर के तर्कसंगत निर्णय के रूप में। अभ्यास का प्रदर्शन काफी बढ़ गया और प्लाटून 3, जिसे पहले एक समस्याग्रस्त प्लाटून के रूप में जाना जाता था, बटालियन में सबसे उत्साही और एकजुट प्लाटून में बदल गई। सैनिकों का दृढ़ विश्वास आन्या के लिए जमे हुए मैदान में खिले एक फूल की तरह था। हर बार जब उसका दिल अधिकारियों के बहिष्कार और अपमान से जम जाता, तो सैनिकों की सच्ची निगाहें और उनके शब्द, मैडम, हम आप पर विश्वास करते हैं, वह शक्ति बन जाते थे जो उसे फिर से खड़ा कर देते थे। उसने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व वर्दी पर लगे पद से नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाले विश्वास से आता है। और उसने खुद से वादा किया कि वह उन छोटे फूलों की रक्षा के लिए इस लड़ाई में कभी हार नहीं मानेगी जो उस पर विश्वास करते थे। अरुणाचल के अंदरूनी इलाकों में गर्मी का मौसम क्रूर होने के लिए जाना जाता है। चिलचिलाती गर्मी और अत्यधिक नमी के बीच जो शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा लेती है, जंगल युद्ध अभ्यास एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा अवसर शुरू हुआ। यह अभ्यास पूरी यूनिट के सदस्यों की शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति की सीमाओं का परीक्षण करने वाला एक विशाल मंच था। विशेष रूप से संचार बटालियन के लिए विशाल मंच की मिलकर के लिए जंगल युद्ध आ गया कि आखिर जो ब्रिगेड के मस्तिष्क और तंत्रिका नेटवर्क के लिए जिम्मेदार थी, इसकी सफलता पूरी यूनिट के भाग्य का निर्धारण करती थी। अन्या के लिए यह अभ्यास सब कुछ दांव पर लगाने और एक कमांडर के रूप में अपनी क्षमताओं को आधिकारिक तौर पर साबित करने का एकमात्र अवसर था। अभ्यास शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले वह ऑपरेशनल योजना तैयार करने के लिए हर रात जागती थी। उसने समस्याओं की पहचान करने के लिए पिछले 5 वर्षों के जंगल युद्ध अभ्यासों की रिपोर्टों का विस्तार से विश्लेषण किया और अप्रत्याशित मौसम और अरुणाचल के जटिल जंगल इलाके को ध्यान में रखते हुए दर्जनों आपातकालीन प्रतिक्रिया परिदृश्य तैयार किए। उसकी बनाई गई ऑपरेशनल योजना इतनी सावधानी पूर्वक और उत्तम थी कि उसे आईएमए में एक शिक्षण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। पूरी बटालियन की उपस्थिति में ऑपरेशनल बैठक में प्लाटून कमांडरों ने बारी बारी से अपनी अभ्यास योजनाओं को प्रस्तुत किया। लेफ्टिनेंट ओंकार ने एक बेतरतीब रिपोर्ट पढ़ी। मोदीता अभ्यास को पता कर आजा करता है, मानो उसने पिछले साल की योजना का केवल शीर्षक बदल दिया हो। अन्य प्लाटून कमांडर भी मौजूदा ढांचे से बाहर नहीं निकले। अंत में आन्या की बारी आई। जब वह पोडियम पर खड़ी हुई तो बैठक कक्ष में फिर से एक ठंडी और अजीब हवा फैल गई। सूबेदार मेजर भैरव ने हाथ बांधकर उसे अपमानजनक दृष्टि से देखा। लेफ्टिनेंट ओंकार ने अपने बगल वाले सहयोगी के साथ फुसफुसाया और हंसा, लेकिन आन्या हिली नहीं। आत्मविश्वास से भरी और धारा प्रवाह आवाज में उसने अपनी योजना समझाना शुरू किया। इस अभ्यास में प्लाटून 3 पारंपरिक सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन विधि को छोड़ देगी। हम एक बैकअप नेटवर्क के रूप में एक साथ डुअल फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम का निर्माण और संचालन करेंगे। इसका उद्देश्य दुश्मन से सिग्नल में व्यवधान या चरम मौसम की स्थिति के कारण किसी विशेष फ्रीक्वेंसी बैंड में बाधा आने पर संचार को पूरी तरह से टूटने से रोकना है। उसने सैन्य उपग्रह इमेजरी और 3D स्थलाकृतिक मानचित्रों का उपयोग करके सबसे कुशल संचार नेटवर्क निर्माण मार्ग और रिपीटर स्थानों को प्रस्तुत किया। उसने चरण दर चरण हर संभावित अप्रत्याशित स्थिति के लिए ठोस आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल भी प्रस्तुत किए। उसकी प्रस्तुति तार्किक, संक्षिप्त थी और वह हर सवाल का बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देने में सक्षम थी। बैठक कक्ष में ठंडा और उपहासपूर्ण माहौल धीरे धीरे प्रशंसा और आश्चर्य में बदल गया। अधिकारियों ने फुसफुसाना बंद कर दिया और पूरी तरह से उसकी प्रस्तुति में डूब गए। उसकी योजना केवल पुराने तरीकों की पुनरावृत्ति नहीं थी, बल्कि एक अभिनव विचार था जिसने संचार संचालन के प्रतिमान को बदल दिया। प्रस्तुति समाप्त होने के बाद सीओ ने पहली बार सच्ची प्रशंसा की अभिव्यक्ति दिखाई और कहा, लेफ्टिनेंट आन्या, तुम्हारी योजना वास्तव में असाधारण है। अगर मैदान में योजना के अनुसार काम हो सका तो लगता है कि इस बार के अभ्यास का MVP तुम ही हो। प्रशंसा आन्या की हुई, लेकिन जिनके चेहरे लाल हो गए
वे सूबेदार मेजर भैरव और लेफ्टिनेंट ओंकार थे। विशेष रूप से भैरव, जो अब तक हमेशा आन्या को केवल किताबी सिद्धांतों पर भरोसा करने वाली और अपने एनालॉग अनुभव की उपेक्षा करने वाली अधिकारी के रूप में नीचा दिखाता था। जब आन्या ने एक उन्नत ऑपरेशनल योजना प्रस्तुत की जिसे समझना उसके लिए भी मुश्किल था, तो उसने अत्यधिक अपमान और खतरा महसूस किया। लेफ्टिनेंट ओंकार भी अपनी नाखुशी नहीं छिपा सका, क्योंकि स्थिति ने उन अफवाहों को निरर्थक बना दिया था जो उसने एक अक्षम महिला के बारे में फैलाई थीं। बैठक समाप्त होने के बाद जब आन्या गलियारे में चल रही थी, तो लेफ्टिनेंट ओंकार उसके पास आया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वाह, हमारी लेफ्टिनेंट आन्या ने लगता है रात भर पढ़ाई की है। हाँ, लेकिन अभ्यास केवल दिमाग में होशियार होने के बारे में नहीं है। पता नहीं तुम्हारा शरीर कैसे टिक पाएगा। सूबेदार मेजर भैरव बिना एक शब्द कहे उसके पास से गुजरा, केवल गुस्से से जलती हुई आंखों के साथ। आन्या उनकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं हुई। यह केवल शुरुआत थी। कोई भी योजना कितनी भी उत्तम क्यों न हो, यदि उसे परिणामों से साबित नहीं किया जा सकता है, तो वह केवल एक बेकार कागज का टुकड़ा है। उसने अपने प्लाटून के सदस्यों की ओर देखा, जो उस पर विश्वास करते थे और उसका अनुसरण करते थे। उनकी आंखों में पहले से अलग एक मजबूत उम्मीद और विश्वास चमक रहा था। आन्या ने दृढ़ता से वादा किया, मैं निश्चित रूप से इस अभ्यास को सफल बनाऊंगी। मैं निश्चित रूप से इस अभ्यास को सफल बनाऊंगी। उन लोगों को गर्व महसूस कराऊंगी जो मुझ पर विश्वास करते हैं, और उन लोगों को उनकी क्षमताओं से दंडित करूंगी जो मुझे कुचलने की कोशिश करते हैं। क्रूर मौसम की शुरुआत में वह निर्णायक लड़ाई के लिए चुपचाप अपनी तलवार तेज कर रही थी। जंगल युद्ध अभ्यास पूरी तरह से शुरू हो गया। त्वचा को जलाने वाली सूरज की चुभन और घने जंगल की वनस्पतियों के बीच हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड के सभी सैनिक एक वास्तविक युद्ध जैसे परिदृश्य में एक काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ जमकर लड़े। आन्या के नेतृत्व वाली प्लाटून 3 को कमांड और कंट्रोल सेंटर को उसके अधीन हर यूनिट से जोड़ने वाले संचार नेटवर्क को बनाने और बनाए रखने का काम सौंपा गया था। योजना के अनुसार आन्या ने एक साथ मुख्य संचार नेटवर्क और फ्रीक्वेंसी हॉपिंग विधि के साथ एक बैकअप संचार नेटवर्क बनाने का दोहरा ऑपरेशन शुरू किया। सूबेदार मेजर भैरव लगातार शिकायत करता रहा, इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताता रहा जो केवल काम को दोगुना करता है। लेकिन आन्या के आत्मविश्वास से भरे आदेश के तहत सैनिक चुपचाप उसका अनुसरण करते रहे। विशेष रूप से सिपाही बलदेव कृष्णन और प्लाटून के अन्य सदस्य जो उसकी क्षमताओं पर बहुत विश्वास करते थे, ने उस थकाऊ और नए काम में बिना किसी शिकायत के अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अभ्यास की तीसरी रात को जंगल में तापमान तेजी से गिर गया। तभी घटना घटी। दुश्मन के एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हमले के कारण पूरे डिवीजन का मुख्य संचार नेटवर्क अचानक ठप हो गया। कमांड और कंट्रोल सेंटर में अफरा तफरी मच गई। ब्रिगेड कमांडर की गुस्से भरी चीखें सुनाई दी और पूरी यूनिट की आंखें और कान अंधे हो गए। संचार बटालियन, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे बहाल करो। बटालियन कमांडर का चेहरा पीला पड़ गया और वह हर प्लाटून पर चिल्लाया। कारण मिला, कौन सा सेक्टर जिम्मेदार है? समस्या केंद्रीय नेटवर्क में थी जो प्लाटून 2 की जिम्मेदारी थी। लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा अभ्यास के परिदृश्य के अनुसार शुरू किए गए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हमले का सामना करने में असहाय था। वह घबरा गया और भ्रमित हो गया। केवल यह दोहराता रहा कि दुश्मन का सिग्नल व्यवधान बहुत मजबूत है, बैक ट्रैकिंग संभव नहीं है। बिना कोई सटीक समाधान दिए, जब सीओ ओंकार की अक्षमता से निराश होकर अपनी कमांड स्टिक फेंकने ही वाला था, तो आन्या की शांत और स्पष्ट आवाज पूरे कमांड सेंटर में रेडियो पर गूंजी। कमांडर सिंका, कमांडर सिंका, सारो। प्लाटून 3 कमांडर रिपोर्टिंग। तुरंत सभी चैनलों को प्लाटून 3 द्वारा संचालित बैकअप संचार नेटवर्क पर स्विच करें। हमारा बैकअप नेटवर्क फ्रीक्वेंसी हॉपिंग विधि का उपयोग करता है और दुश्मन के सिग्नल व्यवधान से प्रभावित नहीं होता है। अचानक कमांड सेंटर में सारा शोर बंद हो गया। सभी ने अविश्वास से उस स्पीकर को देखा जहां से आन्या की आवाज आ रही थी। सीओ ने मानो अविश्वसनीय रूप से पूछा, तुमने क्या कहा? बैकअप नेटवर्क अभी भी सक्रिय है? क्या यह संभव है? यस सर, संभव है। हम तुरंत डिवीजन कमांड को रेजिमेंट कमांड से फिर से जोड़ रहे हैं ताकि कमांड और संचार प्रणाली को बहाल किया जा सके।
आन्या के निर्देश पर सिपाही बलदेव ने जादू की तरह कुशलता से सिस्टम को स्विच किया। कमांड सेंटर में मॉनिटर एक एक करके फिर से जलने लगे। टूटे हुए संचार चैनल फिर से जुड़ गए और ब्रिगेड कमांडर की जोरदार आवाज स्पीकर से गूंजी। यूनिट का लकवाग्रस्त तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से बहाल हो गया था। आन्या का अभिनव ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में चमक उठा था। उसका सिद्धांत, जिसे सभी ने असंभव और व्यर्थ माना था, ने पूरी यूनिट को सबसे खराब संकट की स्थिति से बचा लिया था। स्थिति स्थिर होने के बाद सीओ सीधे उस संचार बंकर में भागा जहां प्लाटून 3 स्थित थी। वह आन्या को शांति से स्थिति का नेतृत्व करते और उसके प्लाटून के सदस्यों को व्यवस्थित रूप से चलते देखकर अपनी प्रशंसा नहीं रोक सका। लेफ्टिनेंट आन्या, तुमने कर दिखाया। तुम जैसी एक व्यक्ति ने पूरी हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड को बचा लिया। उसने आन्या के कंधे पर थपथपाया और ईमानदारी से उसकी प्रशंसा की। प्लाटून के सदस्य एक दूसरे से गले मिले और जयकारे लगाए। उनके चेहरे अत्यधिक पीड़ा पर काबू पाने के बाद गर्व और खुशी से भरे हुए थे। इसके विपरीत प्लाटून 2 के बंकर में माहौल नरक जैसा था। लेफ्टिनेंट ओंकार अपनी अक्षमता के सभी के सामने उजागर होने के बाद बिना कुछ कहे केवल अपना सिर झुका सका और उसके बगल में सूबेदार मेजर भैरव, जो पूरी स्थिति देख रहा था, उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि वह कांपने लगा। जब उसने आन्या को सारी महिमा और प्रशंसा प्राप्त करते देखा, उसकी आंखें ईर्ष्या और क्रोध से लाल हो गईं। वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके 15 साल के अनुभव और वरिष्ठता को एक कल की आई महिला अधिकारी के सिद्धांत ने पूरी तरह से हरा दिया था। जो युद्ध का मैदान पहले शांत था, वह फिर से जुड़ गया था, लेकिन उनके दिलों में नफरत और ईर्ष्या की भावनाएं और भी अधिक उलझकर सड़ने लगी थीं। आन्या की शानदार उपलब्धि की खबर पूरी ब्रिगेड में तेजी से फैल गई। अभ्यास के बाद के मूल्यांकन में ब्रिगेड कमांडर ने व्यक्तिगत रूप से आन्या का नाम लिया और सभी सैनिकों के सामने उसकी प्रशंसा की। इस जंगल युद्ध अभ्यास में असली नायक संचार बटालियन की प्लाटून 3 की कमांडर लेफ्टिनेंट आन्या सिंह हैं। उनकी सोची समझी तैयारी और तर्क से परे अभिनव संचालन क्षमता के बिना यह अभ्यास पूरी तरह से विफलता में समाप्त हो जाता। सभी सैनिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे लेफ्टिनेंट आन्या की सैनिक भावना और व्यावसायिकता का अनुकरण करें। ब्रिगेड कमांडर के सीधे आदेश पर आन्या को एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। उसका प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के लिए पोडियम पर चढ़ने का दृश्य निराशा से भरे युद्ध के मैदान में खिले आशा के एक प्रकाश की किरण की तरह था। संदेह और अपमान की जो निगाहें पहले उस पर थीं, वे अब पूरी तरह से प्रशंसा और सम्मान की निगाहों में बदल गई थीं। उसके साथ ही अधिकारी अब उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते थे और एनएसईओ भी उसकी कमांड क्षमता को स्वीकार करने के लिए मजबूर थे। विशेष रूप से प्लाटून 3 के सदस्यों का मनोबल, उनका मनोबल आसमान छू रहा था। अपने प्लाटून कमांडर को सीधे ब्रिगेड कमांडर से पुरस्कार प्राप्त करते देख वे खुशी से झूम उठे, जैसे कि उन्हें ही पुरस्कार मिला हो और उन्होंने आन्या को कंधों पर उठा लिया। महान कमांडर, हमारी कमांडर वास्तव में विश्व स्तरीय है। सिपाही बलदेव कृष्णन ने उस दृश्य को दूर से एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। उसने महसूस किया कि आन्या जैसे नेता से मिलना उसके सैन्य जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य और सम्मान था। लेकिन जितनी तेज उसकी रोशनी थी, उतनी ही घनी और काली उसकी छाया थी। आन्या के लिए प्रशंसा जितनी अधिक होती, सूबेदार मेजर भैरव और लेफ्टिनेंट ओंकार के दिलों में अंधेरा उतना ही गहरा और घना होता जाता। मूल्यांकन समाप्त होने के बाद लेफ्टिनेंट ओंकार ने सूबेदार मेजर भैरव से संपर्क किया और जलती हुई आग में पेट्रोल डाला। देखिए भैरव साहब, उस एक कल की आई लड़की की वजह से हम जैसे दिग्गजों का क्या होगा? क्या भैरव साहब, जिन्होंने 15 साल सेवा की है, ऐसी कल की आई लड़की के अधीन काम करते रहेंगे? सूबेदार मेजर भैरव ने जवाब नहीं दिया, केवल जोर से सिगरेट का धुआं छोड़ा। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया था। उसने अपना पूरा जीवन सेना को समर्पित कर दिया था और अपने अनुभव और क्षमताओं के गौरव के साथ जिया था। लेकिन आन्या, जिसे वह अब तक कम आंकता था और एक नई अधिकारी और एक महिला होने के कारण कुचलने की कोशिश करता था, ने अपने से कहीं बेहतर क्षमता साबित कर दी थी। उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था। आज के लिए कमा की मुख्यतर में आज करता है,
लेफ्टिनेंट ओंकार ने भी ऐसा ही महसूस किया। आन्या की सफलता एक स्पॉटलाइट की तरह महसूस हुई जो उसकी अक्षमता को और भी उजागर कर रही थी। वह यह सोचकर सहन नहीं कर सका कि जो अफवाहें उसने आन्या को नीचा दिखाने के लिए फैलाई थीं, वे अब उसके लिए उपहास और अपमान में बदल जाएंगी। किसी भी तरह उस औरत को कुचलना होगा, इससे पहले कि वह और ऊंची उड़ान भरे, उसके पंख तोड़ने होंगे। दोनों लोगों की गंदी निगाहें हवा में मिली। उस समय घिनौनी इच्छाओं और नीच ईर्ष्या से बुना एक सड़ा हुआ बंधन बन गया। वे आन्या नामक प्रकाश को हमेशा के लिए बुझाने के लिए अपनी आत्मा को शैतान को भी बेचने के लिए तैयार थे। आन्या उस पर बरस रही महिमा में मदहोश नहीं हुई। उसने वास्तव में एक मजबूत जिम्मेदारी महसूस की और मन ही मन अपने कॉलर को कस लिया, लेकिन वह उस घनी छाया के अस्तित्व से अनजान थी जो चालाकी से उसकी ओर रेंग रही थी। निराशा के बीच चमकती आशा अपनी रोशनी के कारण और भी खतरनाक लक्ष्य बन गई। अभ्यास की सफलता का जश्न मनाने के लिए बटालियन की एक डिनर पार्टी, बड़ा खाना आयोजित की गई, लेकिन वह कार्यक्रम उत्सव और प्रशंसा का स्थान नहीं था, बल्कि जल्दी ही एक अपमान के मंच में बदल गया, जहां आन्या के प्रति ईर्ष्या और साजिश फूट पड़ी। कार्यक्रम का मुख्य सितारा निश्चित रूप से आन्या थी। सीईओ और अन्य अधिकारियों ने बारी बारी से उसे पेय की पेशकश की और प्रशंसा की। लेफ्टिनेंट आन्या, तुम सचमुच महान हो। भविष्य में हमारी बटालियन के लिए एक रत्न बनो। आन्या ने धन्यवाद कहते हुए गिलास स्वीकार किया, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से अपने पीछे एक कोने से जलती हुई दो जोड़ी आंखों को महसूस किया। वे सूबेदार मेजर भैरव और लेफ्टिनेंट ओंकार थे। जब माहौल और भी जीवंत हो गया तो मानो उसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। लेफ्टिनेंट ओंकार अपनी कुर्सी से उठा। वह नशे में होने का नाटक करते हुए आन्या की ओर लड़खड़ाता हुआ चला और लापरवाही से अपना हाथ लड़की के कंधे पर रख दिया। चलो सब लोग आज के नायक के लिए जाम पीते हैं। लेफ्टिनेंट आन्या, अगर वह न होती तो सीईओ और हम सभी अधिकारियों की नौकरी जा सकती थी, है ना? उसकी बातें प्रशंसा की तरह लग रही थीं, लेकिन उनमें एक चालाक व्यंग्य छिपा था। तुम्हारे अकेले दिखावा करने के कारण हम सब शर्मिंदा हो गए। जब आन्या ने नापसंदगी की अभिव्यक्ति के साथ अपना हाथ हटाने की कोशिश की तो ओंकार ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया और कहा, अरे हमारी लेफ्टिनेंट आन्या शर्मा रही है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक खास गिलास डालता हूं। उसी समय सूबेदार मेजर भैरव, जो बहुत नशे में था, अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया, चुप रहो, इसमें इतना बड़ा क्या है? बस एक बार किस्मत अच्छी थी। तुरंत जो माहौल पहले शोरगुल वाला था वह ऐसा शांत हो गया जैसे उस पर बर्फ का पानी डाल दिया गया हो। सभी की निगाहें भैरव पर टिक गईं। उसने अपनी उंगली से आन्या की ओर इशारा किया और जारी रखा, देखो, इस तरह की औरत प्लाटून कमांडर बन गई है। सेना बर्बाद हो गई है। वह आईएमए की बेंच से मिली थ्योरी के अलावा क्या कर सकती है? हाँ, उसे वह पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि वह लोमड़ी की तरह है, वरिष्ठों को रिझाने में माहिर है ना? यह एक सार्वजनिक अपमान और अकल्पनीय कठोर शब्द थे। आन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसके प्लाटून के सदस्यों के सामने, उसके सभी साथी अधिकारियों के सामने उसके व्यक्तित्व और सम्मान को बेरहमी से कुचल दिया गया। आन्या ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सूबेदार मेजर, क्या आप अभी अभी कहे गए अपने शब्दों की जिम्मेदारी ले सकते हैं? जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कौन नहीं जानता कि तुम ब्रिगेड कमांडर के सामने मुस्कुरा रही थीं? स्थिति को गरमाते देख सीईओ ने भैरव को शांत करने की कोशिश की। भैरव साहब, बस बहुत हुआ, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। लेकिन भैरव अपना आपा खो चुका था और हंगामा करता रहा। उसके बगल में लेफ्टिनेंट ओंकार शांत करने का नाटक कर रहा था, जबकि वास्तव में वह भैरव को उकसा रहा था। बस भैरव साहब, सब्र करो। लेफ्टिनेंट आन्या अभी सैन्य जीवन को अच्छी तरह से नहीं समझती हैं, इसलिए शायद उन्होंने कोई गलती की हो। उसकी बातें आग में घी डालने जैसी थीं। आन्या अब और सहन नहीं कर सकी। वह अपनी कुर्सी से उठी और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, सूबेदार मेजर भैरव, मैं आप पर वरिष्ठ अधिकारी का अपमान करने और झूठी अफवाहें फैलाकर मानहानि करने के आरोप में आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट करूंगी। और लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा, उकसाने और मिलीभगत की आपकी कार्रवाई को भी मैं नहीं जाने दूंगी। उसकी दृढ़ कानूनी कार्रवाई ने सूबेदार मेजर भैरव और लेफ्टिनेंट ओंकार के चेहरे को तुरंत कठोर कर दिया। डिनर पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई।
आन्या ने उस नरक जैसी जगह को छोड़ दिया। ठंडी रात की हवा ने उसके गालों को छुआ, लेकिन उसके दिल में जलता हुआ गुस्सा और अपमान शांत नहीं हुआ। ईर्ष्या नामक साजिश उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर और संक्रामक निकली। यह किसी व्यक्ति के विवेक को पंगु बना देती है, संगठनात्मक अनुशासन को नष्ट कर देती है और एक व्यक्ति के सम्मान को तार तार कर देती है। आन्या को एहसास हुआ कि उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची है। यह अब केवल एक भावनात्मक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक सैनिक के रूप में उसके अस्तित्व का दांव लगा था। यह अभ्यास की आखिरी रात थी। अधिकांश सैनिक राहत की भावना से मुख्यालय लौटने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन प्लाटून 3 को अभी भी अंत तक संचार उपकरणों की जांच और उन्हें हटाने का भारी काम करना था। आन्या ने अपने प्लाटून के सदस्यों के साथ देर रात तक चुपचाप उस काम का नेतृत्व किया। डिनर पार्टी की घटना के बाद मुख्यालय में माहौल एक टाइम बम की तरह तनावपूर्ण हो गया था, जो कभी भी फट सकता था। आन्या ने सीओ से सूबेदार मेजर भैरव के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की आधिकारिक तौर पर मांग की थी, लेकिन सीओ ने केवल यह कहकर मामले को दबाने की इच्छा दिखाई कि जल्द ही स्थानांतरण का मौसम आने वाला है, इसलिए इसे शांति से सुलझा लो। लेफ्टिनेंट ओंकार ने पूरी तरह से अभिनय किया, मानो वह एक दयालु गवाह हो और उसका इससे कोई लेना देना न हो। जब सारा काम लगभग समाप्त हो गया तो आन्या अभ्यास क्षेत्र के बाहरी इलाके में लगाए गए अतिरिक्त एंटीना की अंतिम जांच करने के लिए अकेले गई। उसने अपने थके हुए प्लाटून के सदस्यों को पहले ही बैरक में लौटने के लिए कह दिया था। घने अंधेरे के बीच केवल उसकी टॉर्च की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। ठीक उसी समय जब उसने एंटीना की जांच पूरी की और मुड़ी, अंधेरे से भी ज्यादा घनी और भारी एक छाया ने उसे पीछे से दबोच लिया। इससे पहले कि वह चीख पाती, एक बड़े हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। शराब की तेज गंध और एक जंगली जानवर जैसी खुरदरी सांसें उसके कानों से टकराईं। वह सूबेदार मेजर भैरव था। तुम्हारी वजह से मेरा 15 साल का सैन्य करियर बर्बाद हो सकता है। उसकी आंखें नफरत और पागलपन से लाल थीं। उसने आन्या का कॉलर पकड़ा और उसे एक बोरी की तरह जमीन पर पटक दिया। आन्या का सिर पीछे से जमीन से जोर से टकराया, लेकिन वह दर्द महसूस करने से पहले ही लड़ी। उसने आईएमए में सीखे गए मार्शल आर्ट का उपयोग करके उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक शारीरिक अंतर और अपना आपा खो चुके भैरव की क्रूर हिंसा ने सब कुछ व्यर्थ कर दिया। तुमने मुझे रिपोर्ट करने की हिम्मत कैसे की, बदतमीज और घमंडी औरत। सूबेदार मेजर भैरव ने अपना आपा खो दिया और मारना शुरू कर दिया। अंधाधुंध घूंसे आन्या के चेहरे और शरीर पर पड़े। उसके होंठ फट गए और खून बहने लगा। उसकी हड्डियों के टूटने जैसा दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी चेतना क्षीण होने लगी। क्या मैं इस तरह मर जाऊंगी? जब उसने अपनी बची हुई ताकत लगाकर भैरव की बांह को काटा तो उसके भारी बूट ने उसकी पसलियों पर वार किया। एक दबी हुई चीख के साथ उसका शरीर एक कागज की तरह मुड़ गया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। सूबेदार मेजर भैरव हांफते हुए पड़ी हुई आन्या को देखने लगा। वह अपनी करतूत की गंभीरता को महसूस कर एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक चालाक और शातिर अभिव्यक्ति लौट आई। उसने जानबूझकर बेहोश आन्या की वर्दी को अस्त व्यस्त कर दिया ताकि ऐसा लगे कि कोई यौन उत्पीड़न की घटना हुई है। ठीक उसी समय अंधेरे से एक और सिलुएट उभरा, लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा। उसने शुरू से सब कुछ देखा था। सूबेदार मेजर भैरव के आन्या पर हमला करने से लेकर उस क्रूर पिटाई तक अपनी धुंधली चेतना में आन्या ने लेफ्टिनेंट ओंकार का चेहरा देखा। क्या यह मदद है? लेकिन ओंकार के चेहरे पर आश्चर्य या चिंता नहीं, बल्कि ठंडी गणना और संतुष्टि थी। वह पड़ी हुई आन्या के पास नहीं गया। इसके बजाय वह घबराए हुए सूबेदार मेजर भैरव के पास गया, उसका कंधा पकड़ा और धीमी आवाज में फुसफुसाया, भैरव साहब, होश में आओ। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हम दोनों की वर्दी उतर सकती है। आन्या की आंखों में आखिरी रोशनी भी बुझ गई। जिसने उस पर हमला किया वह एक जानवर था, लेकिन एक और शैतान था जो उस जानवर के पागलपन को उकसा रहा था, उसे होने दे रहा था और उसका आनंद ले रहा था। उस रात भारतीय गणराज्य के एक सैनिक की वर्दी और सम्मान दुखद रूप से घने अंधेरे में डूब गए। जब आन्या को होश आया तो उसकी नाक में कीटाणुनाशक की गंध
और क्लिनिक के बिस्तर का ठंडा स्पर्श चुभ रहा था। उसका सिर फटने जैसा दर्द कर रहा था और उसका पूरा शरीर शीशे की तरह भारी महसूस हो रहा था। सैन्य डॉक्टर ने यंत्रवत रूप से उसे समझाया कि वह रात में काम करते समय एक ढलान से फिसलकर गिर गई थी। यह साफ साफ झूठ था। नहीं, मुझे पीटा गया था, सूबेदार मेजर भैरव द्वारा, आन्या ने फटे होंठों से बड़ी मुश्किल से सच कहा। लेकिन सैन्य डॉक्टर ने उसकी नजर से नजरें चुराईं और टालमटोल किया। लेफ्टिनेंट, आपको पहले आराम करने की जरूरत है। शायद यह सदमे के कारण याददाश्त का भ्रम है। कुछ ही देर बाद कंपनी कमांडर कैप्टन महेंद्र आए। वह इस घटना के लिए मुख्य कमांड के प्रभारी थे। आन्या ने आखिरी उम्मीद लगाई कि एक कमांडर के रूप में वह न्याय करेंगे। कंपनी कमांडर, यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है, यह स्पष्ट रूप से अवज्ञा और अपराध है, सूबेदार मेजर भैरव। लेकिन कैप्टन महेंद्र ने उसकी बात को बेरुखी से काट दिया। उसके चेहरे पर अपने अधीनस्थ के लिए चिंता नहीं, बल्कि एक माफन की समस्या उत्पन्न होने की झुंझलाहट और अपने करियर के लिए चिंता थी। लेफ्टिनेंट आन्या, इस मामले को बड़ा मत बनाओ। जल्द ही मैं मेजर के पद के लिए चयन का सामना करने वाला हूं। क्या तुम मेरा रास्ता रोकना चाहती हो? आन्या को जो सुनाई दिया उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी एक अधीनस्थ अधिकारी की जान अवज्ञा और हिंसा के कारण खतरे में थी, लेकिन उसके कमांडर के मुंह से निकला पहला शब्द उसकी पदोन्नति की चिंता थी। क्या पदोन्नति अभी किसी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? जान, सबूत है? किसने देखा? कैप्टन महेंद्र ने उपहासपूर्ण लहजे में कहा। पूरी यूनिट जानती है कि भैरव साहब के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं थे। क्या होगा अगर तुम पर व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण झूठी रिपोर्ट बनाने का आरोप लगाया जाए? ठीक उसी समय लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसने दुनिया की सबसे चिंतित अभिव्यक्ति लगाई, जैसे उसे कुछ भी पता ना हो, और आन्या के पास आया। लेफ्टिनेंट आन्या, क्या अब बेहतर है? मैं आपको पड़ा हुआ देखकर बहुत हैरान हो गया था। आन्या ने आखिरी उम्मीद से उससे विनती की। लेफ्टिनेंट, आपने देखा था, है ना? आपने भैरव साहब को मुझे पीटते हुए देखा था, है ना? कृपया सच बताइए। लेफ्टिनेंट ओंकार एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने अनजान होने का नाटक किया। उसने कैप्टन महेंद्र के साथ नजरें मिलाईं और बहुत शांति से झूठ बोला। आपका क्या मतलब है लेफ्टिनेंट? मैंने आपको गश्त के दौरान केवल पड़ा हुआ पाया था। सच में? वहां आसपास कोई नहीं था। एक उत्तम विश्वासघात, एक उत्तम साजिश। एकमात्र चश्मदीद गवाह न केवल चुप रहा, बल्कि अपराधी का पक्ष लिया और झूठी गवाही दी। अपनी सुरक्षा के लिए उसने सच्चाई का गवाह बनने के बजाय अपराध का साथी बनना चुना। आन्या निराश हो गई। एक कमांडर का स्वार्थ जो सच्चाई को नजरअंदाज करता है, और एक साथी का कायरतापूर्ण विश्वासघात जिसने सब कुछ देखा था, ने उसकी आत्मा को अपराधी की हिंसा से भी ज्यादा गहरे रसातल में धकेल दिया। वह एक विशाल चुप्पी के कार्टेल में फंस गई थी। कैप्टन महेंद्र, जिसे लेफ्टिनेंट ओंकार की झूठी गवाही से विश्वास हो गया था, ने आन्या को फुसलाना और धमकाना शुरू कर दिया। सुनो, है ना, कोई गवाह नहीं है, मुसीबत मत खड़ी करो, चुप रहो और भूल जाओ। यह कंपनी कमांडर के रूप में आदेश है। आन्या को एहसास हुआ इस फौलादी किले के अंदर कोई भी एक व्यक्ति उसके पक्ष में नहीं था। न्याय, सच्चाई और सैनिक का सम्मान व्यक्तिगत हितों, पदोन्नति और कायरतापूर्ण चुप्पी के सामने बेरहमी से कुचल दिया गया था। कायर दर्शक अपने आरामदायक साम्राज्य की रक्षा के लिए किसी की आत्मा को अंधेरे में जिंदा दफना रहे थे। आन्या ने हार नहीं मानी। उसने आधिकारिक तौर पर सूबेदार मेजर भैरव पर हमले और अवज्ञा, लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा पर झूठी गवाही और कर्तव्य में लापरवाही, और कैप्टन महेंद्र पर मामले को दबाने और अधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बटालियन कमांडर को रिपोर्ट किया। लेकिन उसका आखिरी साहसी प्रतिरोध संगठन नामक एक विशाल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। बटालियन स्तर पर आयोजित औपचारिक जांच एक नाटक था जिसका परिणाम शुरू से ही तय था। जांच के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी सभी कैप्टन महेंद्र के करीबी थे। सूबेदार मेजर भैरव और लेफ्टिनेंट ओंकार, जो पहले ही मिलीभगत कर चुके थे, ने लगातार गवाही दी कि लेफ्टिनेंट आन्या अत्यधिक अभ्यास के तनाव के कारण हिस्टीरिया का शिकार हो गई थी। उसने खुद को घायल करने की कोशिश की और गिर गई। उनके दावे बेतुके थे, लेकिन लेफ्टिनेंट ओंकार की पिछली चालाक साजिश के कारण, जिसने यह छव्य फैलाई थी कि आन्या एक भावुक और संवेदनशील महिला है,
कुछ अधिकारियों ने उनकी बातों को सच मान लिया। आन्या के लिए किसी ने गवाही नहीं दी। प्लाटून 3 के सैनिक जो ईमानदारी से उसका अनुसरण करते थे, वे अपनी स्थिति की सीमाओं के कारण बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। वे आन्या के भाग्य के बारे में चिंतित थे और उसकी बेगुनाही पर विश्वास करते थे, लेकिन उन्हें अधिकारियों के झगड़े में दखल देने पर प्रतिशोध के डर से चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। अंत में बटालियन की अनुशासनात्मक समिति ने अपर्याप्त सबूत के कारण सभी आरोपों को खारिज करने का फैसला किया। इसके विपरीत आन्या को ही वरिष्ठों पर झूठा आरोप लगाने, यूनिट की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और एकजुटता को नुकसान पहुंचाने के अजीब आरोप में कैद और निलंबन की सजा दी गई। न्याय का तराजू पूरी तरह से टूटकर उल्टा हो गया था। अपराधियों को बिना किसी सजा के बरी कर दिया गया, जबकि आन्या जो पीड़ित थी को ही अपराधी ठहराया गया और दंडित किया गया। सूबेदार मेजर भैरव और लेफ्टिनेंट ओंकार मुख्यालय में अकड़कर चलते थे। वे विजेता थे। उन्होंने खुलेआम अन्य अधिकारियों के सामने आन्या का मजाक उड़ाया। वास्तव में महिलाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती और केवल झूठ बोल सकती हैं। उनकी घिनौनी जीत ने यूनिट के अंदर गलत धारणा को और मजबूत किया। उन्होंने एक भयानक और खतरनाक मिसाल कायम की थी कि एक असहाय महिला अधिकारी को कुचलना और उसके साथ खिलवाड़ करना ठीक है। आन्या को कैद की सजा दी गई और व्यावहारिक रूप से क्लिनिक के उपचार कक्ष में हिरासत में रखा गया। वह खालीपन से खिड़की से बाहर देखती, अभ्यास के मैदान में आते जाते सैनिकों को देखती। क्या वह देश जिसकी मैं इतनी रक्षा करना चाहती थी, वह सेना जिसकी मैं अपनी जान से सेवा करना चाहती थी, इतनी सड़ी हुई जगह है? उसके सिर में लगे जोरदार वार के कारण उसे तेज सिर दर्द और चक्कर आते थे। कभी कभी उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती। शारीरिक दर्द उस असहायता और विश्वासघात जितना बुरा नहीं था जो उसकी आत्मा को खा रहा था। क्या मुझे भाइयों को फोन करना चाहिए? उसने दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों बार संकोच किया। एक फोन कॉल ही उसके 3 भाइयों के लिए, जिनके पास भारत में सबसे मजबूत शक्ति थी, इस सड़े हुए और घिनौने साम्राज्य को एक पल में राख में बदलने के लिए काफी था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। यह अपने ही विश्वास को नकारने जैसा था। एक सैनिक के रूप में उसकी पहचान, आन्या के रूप में पहचाने जाने की उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा ने इस अपमान और पीड़ा के बीच उसके बचे हुए आखिरी स्वाभिमान को सहारा दिया। टूटे हुए न्याय के एक बड़ा तकार की उन्हें लगता है, और वो एक बड़ा तकार सामने वह अकेले ही खून से लथपथ पड़ी थी। कोई भी उसकी पीड़ा और निराशा को नहीं जानता था। फौलादी किले ने सच्चाई की आवाज को निगल लिया था और एक झूठी शांति बनाए रखी थी। उसकी निलंबन अवधि समाप्त होने के बाद कैप्टन महेंद्र ने जबरन आन्या को प्लाटून 3 के कमांडर के पद से हटा दिया। उसने उसे बटालियन के लॉजिस्टिक्स मैनेजर का एक निम्न पद दिया। यह एक अप्रत्यक्ष बर्खास्तगी की सूचना और सार्वजनिक अपमान था। उसका नया कार्यस्थल मुख्यालय के सबसे दूरस्थ कोने में एक पुराना गोदाम था जो मकड़ी के जालों और धूल से भरा था। यह एक भूली हुई जगह थी, एक शांत जगह जहां दिन भर कोई नहीं आता था। वहां आन्या को खराब संचार उपकरणों और जंग लगे पुर्जों को छांटना और व्यवस्थित करना पड़ता था। उसे अपने प्लाटून के सदस्यों से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था और उसका समय मानो उस परित्यक्त गोदाम में रुक गया था। सूबेदार मेजर भैरव और लेफ्टिनेंट ओंकार जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते थे। वे जानबूझकर गोदाम के सामने से गुजरते, हंसते और जोर से बात करते। अरे मैनेजर साहिबा, ज्यादा धूल लगने से त्वचा खराब हो जाएगी, जबकि महिलाओं के लिए त्वचा ही मुख्य संपत्ति है। आन्या के पास उनके तानों का जवाब देने की भी ताकत नहीं थी। वह चुपचाप काम करती रही, लेकिन उसका शरीर और मन दिन ब दिन मुरझाते जा रहे थे। हमले के कारण सिरदर्द पुराना हो गया था और अब दोहरी दृष्टि या उसकी एक आंख के धुंधले होने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। रात में अपने खाली कमरे में उसे अकेले ही डर से कांपना पड़ता था। उस रात की भयानक यादें एक बुरे सपने के रूप में लौटती और उसे सोने नहीं देती थीं। वह और भी शांत हो गई और अंधेरे और नम गोदाम में बिताया गया समय उस समय से अधिक लंबा था जब वह सूरज की रोशनी देखती थी। कैप्टन महेंद्र वास्तव में अपनी चाल में सफल हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि आन्या इस सारे अपमान और पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगी और स्वेच्छा से अपनी वर्दी उतारकर चली जाएगी। अगर समस्या का स्रोत खुद ही चला जाता
तो सभी घटनाएं इतिहास में पूरी तरह से दफन हो जाती। आन्या ने एक सैनिक के रूप में सब कुछ खो दिया था। प्लाटून के सदस्य जिन्हें वह बहुत प्यार करती थी, अधीनस्थ जो उसके आदेश का पालन करते थे, और सैनिक का सम्मान जिसे वह अपनी जान से बचाने की कोशिश कर रही थी, वह परित्यक्त गोदाम उसकी जीवित कब्र जैसा था। एक दोपहर जब वह एक ऊंची शेल्फ से जंग लगे पुर्जों का एक डिब्बा उतारने की कोशिश कर रही थी, उसे तेज चक्कर आया और वह लड़खड़ा गई। उसने शेल्फ पकड़कर खुद को संभाला, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि दुनिया घूम रही है। क्या मैं सच में यहां अकेले मर जाऊंगी? उसके गालों पर गर्म आंसू बहने लगे। सर्वश्रेष्ठ स्नातक का सम्मान, देश के लिए जलती हुई शपथ, सब कुछ इस ठंडे और अंधेरे गोदाम में धूल की तरह व्यर्थ लग रहा था। उसे वास्तव में दुनिया और खुद ने छोड़ दिया था। उस परित्यक्त गोदाम में उसका समय निराशा के दलदल में बिना आवाज के डूब रहा था। जब आन्या को सब लोग भूलने लगे थे, एक व्यक्ति था जो उसे नहीं भूला था और दर्द भरे दिल से उस पर नजर रखे हुए था। वह व्यक्ति सिपाही बलदेव कृष्णन था। वह एक शांत और अंतर्मुखी युवक था, लेकिन किसी से भी ज्यादा वह बुद्धिमान था और उसमें न्याय की एक मजबूत भावना थी। उसने आन्या के साथ हुई सभी अन्याय और भयानक चीजों को देखा था और चुपचाप अपने दिल में गुस्से की चिंगारी को पाला था। आन्या को गोदाम में स्थानांतरित किए जाने के बाद बलदेव कभी कभी उससे मिलने जाता था। शुरू में वह काम के बहाने इस्तेमाल करता था, जैसे अनुमति है कमांडर, मैं इन्वेंट्री सूची की पुष्टि के लिए आया हूं, लेकिन बाद में वह चुपके से गर्म डिब्बा बंद कॉफी या स्नैक्स लाता था। कमांडर, मेरा मतलब है मैनेजर साहिबा, क्या आपने खाना खाया? आपका चेहरा बहुत पीला है, क्या आप बीमार हैं? उसके सतर्क सवालों पर आन्या केवल हल्की सी मुस्कान देती और जवाब देती कि वह ठीक है, लेकिन बलदेव उसके पीले चेहरे और उसकी खाली आंखों से जानता था कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक दिन बलदेव आन्या को दस्तावेजा देने के लिए उस पुराने गोदाम में गया। गोदाम का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, वह वहीं जम गया। उसका दिल मानो धड़कना बंद कर गया हो। आन्या ठंडे सीमेंट के फर्श पर पड़ी थी। कमांडर, मंत्री ढा, बलदेव चिल्लाया और उसकी ओर भागा। वह हिली नहीं, बेहोश थी। उसकी चीखों ने कुछ अन्य सैनिकों को वहां ला दिया और आन्या को तुरंत क्लिनिक ले जाया गया। इस घटना ने शांत यूनिट में एक छोटी सी हलचल पैदा कर दी। सैनिकों के बीच फुसफुसाहटें सावधानी से सुनाई देने लगीं। कहते हैं लेफ्टिनेंट आन्या बेहोश हो गईं, शायद भैरव साहब और लेफ्टिनेंट ओंकार के कारण तनाव की वजह से। लेकिन अधिकारी ठंडे और क्रूर बने रहे। कैप्टन महेंद्र ने इस घटना को दबाने और तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। वह शारीरिक रूप से कमजोर, सान की पूरा कहन तक कात और मारी का बस थकावट का नाटक करके बेहोश हो गई। सूबेदार मेजर भैरव और लेफ्टिनेंट ओंकार ने तो उसे और भी अपमानित किया। वह जरूर बीमार होने का नाटक कर रही है क्योंकि उसका झूठ खुलने वाला है। सिपाही बलदेव गुस्से से कांप उठा। उसने फैसला किया कि वह अब इस अन्यायपूर्ण और घिनौनी स्थिति को केवल चुपचाप नहीं देख सकता। वह उन शैतान जैसे लोगों को माफ नहीं कर सकता था जो सच्चाई को छिपा रहे थे और केवल अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे, तब भी जब किसी की जान खतरे में थी। उसने लड़की के बेहोश होने से ठीक पहले आन्या की मेज पर एक पुरानी नोटबुक देखी थी। उस नोटबुक में उसने अपनी पहली तैनाती के दिन से लेकर जो कुछ भी अनुभव किया था, वह सब बड़े करीने से दर्ज किया था। सूबेदार मेजर भैरव की अवज्ञा, लेफ्टिनेंट ओंकार की निंदा से लेकर पिटाई की घटना की सच्चाई और उसे दबाने की प्रक्रिया तक, यह उस अकेले और दृढ़ संघर्ष का रिकॉर्ड था जिसे उसने अकेले ही झेला था। सिपाही बलदेव ने चुपचाप उस नोटबुक को अपने लॉकर में छिपा लिया और उसने फैसला किया कि वह इस छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी आग में बदल देगा जो उनके सड़े हुए साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। उसे परवाह नहीं थी कि उसकी बची हुई सेवा अवधि का क्या होगा। उसने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह उस विश्वास और साहस को लौटाए जो प्लाटून कमांडर आन्या ने उसे कभी दिखाया था। एक बड़ी झील में एक छोटा सा कंकड़ फेंक दिया गया था। उसकी लहरें बहुत छोटी और अस्पष्ट थीं, लेकिन वे बिना रुके और भी व्यापक और ऊंची फैलने के लिए तैयार थीं। आन्या के बेहोश होने के कुछ दिनों बाद सिपाही बलदेव कृष्णन गोला बारूद के गोदाम में रात की संतरी ड्यूटी पर था। गश्त के दौरान
वह संयोग से उस धूम्रपान क्षेत्र से गुजरा जिसका उपयोग अधिकारी करते थे। खिड़की की दरार से उसने एक धीमी रोशनी देखी और बहुत जानी पहचानी आवाजें सुनी। वे सूबेदार मेजर भैरव और लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा थे। अनजाने में बलदेव ने अपने कदम रोक दिए, एक अंधेरी दीवार के पीछे छिप गया और अपने कान तेज कर लिए। आह, धत्त तेरे की! उस औरत की वजह से मेरा सिर घूम रहा है। उसे बेहोश होने की क्या जरूरत थी? लोगों को चिंता में डाल दिया, लेफ्टिनेंट ओंकार ने शिकायत की। सूबेदार मेजर भैरव हंसा और जवाब दिया, हाँ, सही है। उसे एक मरे हुए चूहे की तरह कोने में चुपचाप रहना चाहिए था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय मेरा लात बहुत जोर का था? मैं उसके सिर पर लगी चोट को लेकर थोड़ा चिंतित हूं। सिपाही बलदेव का दिल मानो फर्श पर आ गया हो। यह एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी। लेफ्टिनेंट ओंकार ने अपनी आवाज धीमी की ओर कहा, आह, चिंता मत करो भैरव साहब, कैप्टन महेंद्र जरूर सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे भी एकमात्र गवाह मैं हूं। जब तक मैं अपना मुंह बंद रखता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। हम शुरुआती कहानी पर ही टिके रहते हैं कि आन्या खुद गिरने से घायल हुई थी। खत्म। फिर भी मैं शांत नहीं हूं। क्या होगा अगर वह औरत होश में आ जाए और फिर से हंगामा करे? मैंने कहा ना, चिंता मत करो, अब कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसे पहले ही एक पागल के रूप में लेबल किया जा चुका है जो वरिष्ठों पर झूठा आरोप लगाती है। उसकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? हम जीत चुके हैं भैरव साहब। दीवार के पीछे से हुई बातचीत शैतानों की फुसफुसाहट थी। उन्हें अपने अपराधों का जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के बहानों की पुष्टि कर रहे थे और राहत महसूस कर रहे थे। बलदेव ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसे महसूस नहीं हुआ कि उसके नाखून उसकी हथेली में ढंस गए हैं। उसे गुस्से और घृणा के कारण सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई, जिससे उसका खून उबलने लगा। उसने सोचा, अब शक करने के लिए कुछ नहीं बचा है। नोटबुक जिसमें आन्या की पीड़ा का रिकॉर्ड था और उनकी स्पष्ट बातचीत जो उसने अभी अभी सुनी थी, इससे सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन कैसे? सीओ को रिपोर्ट करने से कैप्टन महेंद्र द्वारा फिर से खारिज कर दिया जाएगा। डिवीजन की सैन्य पुलिस को रिपोर्ट करने से भी संभवतः कोर की एकजुटता के कारण व्यर्थ हो जाएगा। एक तरीका उसके दिमाग में आया, सबसे निचले और असहाय के लिए सबसे ऊंचे और शक्तिशाली से सीधे विनती करने का तरीका। एक ऐसी जगह जहां कोई भी रोकने या छिपाने की हिम्मत नहीं करेगा। ड्यूटी खत्म करने के बाद बलदेव बैरक में लौट आया। जब सब सो रहे थे, उसने सावधानी से एक कलम और पत्र का कागज निकाला। अंधेरे के बीच उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, अपने हर गुस्से और आंसू को हर अक्षर में उंडेलते हुए। माननीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारतीय सशस्त्र बल को उसने अपना परिचय हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड में सेवारत सिपाही बलदेव कृष्णन के रूप में दिया। फिर उसने वह सारी सच्चाई उंडेल दी जो उसने देखी, सुनी और दर्ज की थी। लेफ्टिनेंट आन्या के साथ उसके पहले दिन से हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार, जंगल युद्ध अभ्यास में उसकी वीरतापूर्ण कार्रवाई और इसके कारण भड़की अधिकारियों की ईर्ष्या और द्वेष, डिनर पार्टी में सार्वजनिक अपमान से लेकर भयानक पिटाई की घटना और उसे छिपाने के लिए कमांडरों की घिनौनी साजिश तक। उसने आन्या की नोटबुक के कुछ हिस्सों का हवाला दिया और हालांकि वह इसे रिकॉर्ड करने में सफल नहीं हुआ, उसने सूबेदार मेजर भैरव और लेफ्टिनेंट ओंकार की बातचीत को यथासंभव विस्तृत और सटीक रूप से लिखा। अपने पत्र के अंत में उसने लिखा, भारतीय गणराज्य के एक सैनिक के रूप में मैं अब अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय को चुपचाप नहीं देख सकता। लेफ्टिनेंट आन्या ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे एक सच्चे सैनिक का रवैया और साहस सिखाया। मैं आपसे विनती करता हूं, माननीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस सड़ी हुई यूनिट में सच्चाई को उजागर करें और एक सक्षम और न्यायप्रिय अधिकारी को बचाएं जो असहाय पड़ी है। मुझे इस पत्र के कारण मिलने वाले प्रतिशोध से डर लगता है, लेकिन मैं अपने किए पर कभी पछतावा नहीं करूंगा। उसने पत्र को बड़े करीने से मोड़ा और उसे एक लिफाफे में डाल दिया। पते के हिस्से में उसने लिखा, माननीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, अगली सुबह। उसने बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए उस पत्र को मुख्यालय के लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब भाग्य का पासा फेंक दिया गया था। क्या दीवार के पीछे से आई सच्चाई सर्वोच्च स्थान तक पहुंचेगी? सिपाही बलदेव कृष्णन केवल चिंता के साथ परिणाम का इंतजार कर सकता था।
सिपाही बलदेव कृष्णन द्वारा भेजा गया एक पत्र अन्य पत्रों और पैकेजों के ढेर में मिलकर भारत की रक्षा के केंद्र नई दिल्ली की ओर बढ़ गया। एक सिपाही का एक पत्र जो सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को संबोधित था। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा पत्र संभवतः चीफ ऑफ स्टाफ के सचिवालय में स्टाफ अधिकारियों द्वारा छांट लिया जाता या औपचारिक रूप से जवाब देकर निचली यूनिट को वापस भेज दिया जाता और फिर चुपचाप दफन हो जाता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। चाहे भाग्य से या भगवान की मदद से वह पत्र गोपनीय दस्तावेजों और महत्वपूर्ण रिपोर्टों के ढेर के बीच आखिरकार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विक्रम सिंह राठौड़ की मेज पर पहुंच गया। जनरल विक्रम एक जीवित किंवदंती थे, एक 4 सितारा जनरल जो पूरे भारतीय सशस्त्र बलों का नेतृत्व करते थे। जब वह यंत्रवत रूप से दस्तावेजों के ढेर को संसाधित कर रहे थे तो उन्हें एक सिपाही के हाथ से लिखा हुआ एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, माननीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सैनिक की शिकायत का पत्र। उन्होंने सोचा। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे पत्र उठाया। प्रेषक हिमालयन वल्चर्स पैरा ब्रिगेड का सिपाही बलदेव कृष्णन था। उन्होंने लिफाफा खोला और लापरवाही से पत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ते गए उनकी भौहें और भी सिकुड़ती गईं और जब लेफ्टिनेंट आन्या सिंह का नाम आया तो उनकी नजरें तुरंत हिमालय की चोटी पर जमी बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उन्होंने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला। हर पंक्ति जो वह पढ़ते उनके हाथ असहनीय गुस्से से कांपने लगते। कैसे उनकी छोटी बहन, उनकी प्यारी बहन जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला था, अग्रिम मोर्चे की यूनिट में इस तरह के अपमान और पीड़ा का सामना कर रही थी। वह सारी भयानक सच्चाई उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी। अवज्ञा, निंदा, बदमाशी और क्रूर पिटाई, मामले को दबाने की कोशिश और द्वितीयक विक्टिमाइजेशन। जब उन्होंने वह हिस्सा पढ़ा जिसमें कहा गया था कि उनकी बहन बेहोश हो गई थी और गंभीर स्थिति में थी, तो जनरल विक्रम अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उनके शरीर से निकलने वाली जानलेवा आभा किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आदिम क्रोध थी जिसने उनके परिवार को छूने की हिम्मत की हो। यह कई युद्ध के मैदानों से गुजरे एक पुराने जनरल की आभा से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे की? उनकी धीमी गुर्राहट ने उनके विशाल कार्यालय में हवा को जमा दिया। उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव को बुलाया। तुरंत हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड से लेफ्टिनेंट आन्या सिंह के सभी दस्तावेजज और मेडिकल रिकॉर्ड लाओ और वायुसेना प्रमुख और नौसेना के उप प्रमुख के साथ उच्चतम स्तर का आपातकालीन संचार स्थापित करो। कहो कि परिवार का कोई सदस्य मर रहा है। उनके आदेश का तेजी से पालन किया गया। कुछ ही देर बाद आन्या के सेवा रिकॉर्ड के डेटा उनकी मेज पर थे। पद से हटाया गया, लॉजिस्टिक्स विभाग में स्थानांतरित किया गया। कारण, वरिष्ठों पर झूठा आरोप लगाना और यूनिट की एकजुटता को नुकसान पहुंचाना। और मेडिकल रिकॉर्ड में लिखा था, मौका, थकावट के कारण बेहोश। जनरल विक्रम ने दस्तावेज फेंक दिए। सब कुछ पत्र की सामग्री के साथ बिल्कुल मेल खाता था, व्यवस्थित और साफ सुथरा छिपाव और साजिश। उन्होंने अपने उबलते गुस्से को रोका और अपने भाइयों के साथ एक त्रिपक्षीय वीडियो कॉल कनेक्ट किया। स्क्रीन पर एयर चीफ मार्शल आकाश सिंह और वाइस एडमिरल सागर सिंह के चेहरे दिखाई दिए। क्या हुआ भाई साहब, अचानक ऐसे? आकाश ने पूछा। भाई साहब, आपका चेहरा ऐसा क्यों है? कोई बड़ी समस्या है, सागर ने जोड़ा। जनरल विक्रम ने सिपाही बलदेव का पत्र उठाया और एक ऐसी आवाज में कहा जो मानो नरक की गहराइयों से आ रही हो, आन्या, हमारी छोटी बहन को कुछ कमीनों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। उस एक वाक्य ने उनके दोनों भाइयों के चेहरे को कठोर बना दिया। जनरल विक्रम ने पत्र की सामग्री को शुरू से अंत तक पढ़ा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, आकाश की आंखें लक्ष्य को लॉक करने वाले एक लड़ाकू विमान की तरह तेज हो गईं और सागर की मुट्ठी इतनी कस गई कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। पत्र की सारी सामग्री पढ़े जाने के बाद उन पर एक भयावह चुप्पी छा गई। सबसे पहले बोलने वाले आकाश थे। उनकी आवाज एक जेट इंजन की गर्जना से भी ज्यादा ठंडी और तेज थी। डिवीजन की सैन्य पुलिस, इंस्पेक्टरेट, यहां तक कि खुफिया विभाग सब जरूर एक ही गिरोह में हैं। सेना की आंतरिक जांच संभवतः केवल बलि का बकरा बनाने पर समाप्त होगी। सबसे छोटे सागर ने आगे कहा,
उसकी आवाज क्रोध के तूफान के साथ आने वाली लहरों जैसी थी। उन कुत्तों की सिर्फ वर्दी उतारना काफी नहीं है, उनकी खाल जिंदा उधेड़ी जानी चाहिए। भाई साहब, मैं अभी अरुणाचल प्रदेश के लिए निकलता हूं। जनरल विक्रम ने उन्हें रोका। नहीं, हम अलग अलग नहीं जाएंगे, हम तीनों एक साथ जाएंगे। उन्होंने फैसला कर लिया था। यह केवल एक महिला अधिकारी के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं था, यह भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान और अनुशासन का मामला था। और सबसे महत्वपूर्ण, करसूर है एक कारी अधीरा, करसूर है। यह उनकी बहन की गरिमा और प्रतिशोध का मामला था, जो उनकी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती थी। एक विशेष संयुक्त टीएनई जांच दल का गठन करो, मैं खुद इसका नेतृत्व करूंगा। आकाश, वायुसेना से सर्वश्रेष्ठ जांचकर्ताओं की एक टीम तैयार करो। सागर, मार्कोस और सैन्य पुलिस के कर्मियों को तैयार करो। उन सभी को कल सुबह से पहले दिल्ली में इकट्ठा करो। ऑपरेशन का नाम वज्र प्रहार होगा। हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड को पहले से कुछ मत बताना। जब हम पहुंचेंगे तो उन्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि भगवान का कहर उन पर टूट पड़ा है। एक सिपाही के एक सच्चे पत्र ने 3 सोए हुए ड्रैगनों को जगा दिया था। भारतीय सैन्य इतिहास में 3 सर्वोच्च कमांडिंग भाइयों के नेतृत्व में एक खूनी सफाई जल्द ही शुरू होने वाली थी। अगली सुबह नई दिल्ली में सेना मुख्यालय का मैदान एक भयावह आभा से ढका हुआ था, जो युद्ध के माहौल जैसा महसूस हो रहा था। थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सर्वश्रेष्ठ जांचकर्ता, सैन्य पुलिस और खुफिया अधिकारी आपातकालीन रूप से बुलाए गए थे और बिना किसी दोष के बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे। उनके सामने भारत की रक्षा के 3 शिखर खड़े थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विक्रम सिंह राठौड़, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आकाश सिंह राठौड़ और नौसेना के वाइस एडमिरल सागर सिंह राठौड़। एक ही स्थान पर तीनों की उपस्थिति, खासकर युद्धक वर्दी में, एक असाधारण अधिकार बिखेर रही थी जो पूरे सशस्त्र बलों को हिला सकती थी। जनरल विक्रम ने धीमी और मजबूत आवाज में बोलना शुरू किया। सैनिकों, इस क्षण से हम ऑपरेशन वज्र प्रहार शुरू करेंगे। लक्ष्य, हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड की संचार बटालियन। हमारा मिशन वहां जड़ जमा चुके अन्याय और हिंसा को खत्म करना और सड़ चुके सैन्य अनुशासन को फिर से स्थापित करना है। उन्होंने सिपाही बलदेव के पत्र की सामग्री को संक्षिप्त रूप से समझाया। उन कुलीन जांचकर्ताओं के चेहरों पर आश्चर्य और क्रोध दिखाई दिया। हमारा ऑपरेशन इस बार 3 सिद्धांतों के तहत चलेगा। पहला, तेज, बिना किसी हिचकिचाहट के लक्ष्य पर प्रहार करो। दूसरा, सटीक, एक भी अपराधी को मत छोड़ो और एक भी निर्दोष व्यक्ति को शिकार न बनने दो। तीसरा, गुप्त, हमारी गतिविधि ऑपरेशन समाप्त होने तक किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। एयर चीफ मार्शल आकाश ने ऑपरेशन की योजना प्रस्तुत की। योजना एक स्टील्थ विमान का उपयोग करके एक सटीक हमले के ऑपरेशन की तरह त्रुटिहीन थी। संयुक्त टीम को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। टीम अल्फा, जिसका नेतृत्व मैं खुद करूंगा, बटालियन के कमांड मुख्यालय और प्रशासनिक मार्गों पर कब्जा करेगी। सभी दस्तावेजों, कंप्यूटरों और संचार रिकॉर्ड को जब्त करेगी। टीम ब्रावो, जिसका नेतृत्व वाइस एडमिरल सागर करेंगे, तुरंत मुख्य संदिग्धों सूबेदार मेजर भैरव, लेफ्टिनेंट ओंकार और कैप्टन महेंद्र को गिरफ्तार और सुरक्षित करेगी। टीम चार्ली, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टरेट के प्रमुख करेंगे, पूरी यूनिट के सदस्यों को अलग करेगी और गहरी पूछताछ शुरू करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व और नियंत्रण करेंगे। योजना की प्रस्तुति के बाद तीनों जनरल हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए। दर्जनों कुलीन कर्मियों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन चुपचाप अंधेरे को चीरता हुआ अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ गया। उस समय हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड की संचार बटालियन एक सामान्य सुबह का स्वागत कर रही थी। सूबेदार मेजर भैरव सुबह की परेड के दौरान सैनिकों को डांट रहा था। लेफ्टिनेंट ओंकार कल रात के फुटबॉल मैच के बारे में बात करते हुए कॉफी पी रहा था। कैप्टन महेंद्र सीओ के लिए रिपोर्ट के दस्तावेज पलट रहा था और अपनी पदोन्नति के दिन गिन रहा था। उन्हें उस विशाल काले तूफान का बिल्कुल भी एहसास नहीं था जो करीब आ रहा था। सुबह 9:00 बजे शांत मुख्यालय के ऊपर का आसमान अचानक कानों को बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट से हिल गया। कई सैन्य हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर चक्कर लगाने लगे और फिर धूल और रेत उड़ाते हुए उतरे। हेलीकॉप्टर से उतरने वाले कोई साधारण सैनिक नहीं थे। वे थल सेना,
नौसेना और वायुसेना की युद्धक वर्दी में कठोर चेहरे वाले सैन्य पुलिस और जांचकर्ता थे और अग्रिम पंक्ति में 3 सर्वोच्च कमांडर खड़े थे, जिनके चेहरे हर भारतीय सैनिक को कम से कम तस्वीरों से तो पता थे। पूरा मुख्यालय तुरंत जम गया। यह कोई अभ्यास नहीं था, यह एक वास्तविक स्थिति थी। सीओ घबराकर बाहर भागा, लेकिन जनरल विक्रम ने उसकी ओर देखा भी नहीं और लाउड स्पीकर के माध्यम से आदेश दिया, इस क्षण से हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड की संचार बटालियन में सभी कमांड अधिकार विशेष संयुक्त TNI जांच दल द्वारा ले लिए जाते हैं। सभी सैनिक अपनी जगह से न हिलें। जो कोई भी विरोध करेगा या भागने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सैन्य कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनकी आवाज आसमान से आई गड़गड़ाहट की तरह थी। क्रोधित 3 भाई आखिरकार न्याय का दौर शुरू करने के लिए उतर चुके थे। भ्रष्ट साम्राज्य के लिए फैसले का दिन आ गया था। संयुक्त जांच दल की कार्रवाई बिजली की तरह तेज थी। एयर चीफ मार्शल आकाश के नेतृत्व वाली टीम अल्फा ने एक पल में बटालियन मुख्यालय और प्रशासनिक कक्ष पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उन्होंने सभी कंप्यूटर हार्ड डिस्क को हटा दिया, सभी फाइलिंग कैबिनेट को सील कर दिया और यूनिट के संचार रिकॉर्ड सर्वर को जब्त कर लिया। घबराए हुए सीओ और स्टाफ अधिकारी केवल असहाय होकर उस दृश्य को देख सकते थे। उसी समय वाइस एडमिरल सागर के नेतृत्व वाली टीम ब्रावो नरक के शिकारी कुत्तों की तरह मुख्य संदिग्धों की ओर बढ़ी। फौलादी मानव के रूप में जाने जाने वाले मार्कोस के कर्मियों ने सूबेदार मेजर भैरव पर धावा बोल दिया, जो अभ्यास के लिए तैयार हो रहा था। सूबेदार मेजर भैरव, आपको वरिष्ठ अधिकारी पर हमला, अवज्ञा, अधिकार का दुरुपयोग और मनमाने व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आपको चुप रहने और एक वकील रखने का अधिकार है। भैरव, जो अभी तक स्थिति को नहीं समझ पाया था, ने सहज रूप से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोनों बाहें एक तगड़े मार्कोस सदस्य द्वारा मरोड़ दी गईं और उसे असहाय रूप से घसीटा गया। लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा, जो प्लाटून कार्यालय में कॉफी पी रहा था और मजाक कर रहा था, का भी यही हश्र हुआ। लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा, आपको झूठी गवाही, कर्तव्य में लापरवाही और अपराध में उकसाने और संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। वह पीला पड़ गया और चिल्लाया, मेरी क्या गलती है? यह अवैध गिरफ्तारी है। लेकिन उसकी चीखें केवल एक व्यर्थ की गूंज बनकर रह गईं। कैप्टन महेंद्र, जो अपने कार्यालय में था, बाहर के हंगामे को सुनकर भ्रमित हो गया। जब उसने सैन्य पुलिस को अपने कार्यालय का दरवाजा तोड़ते देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। कैप्टन महेंद्र, आपको मामले को दबाने, अधिकार के दुरुपयोग और हिंसा की अनुमति देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार होने तक वह एक तोते की तरह दोहराता रहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तीनों मुख्य संदिग्धों को एक पल में गिरफ्तार कर लिया गया और अपराधियों की तरह मैदान के बीच में घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया गया। उनके अहंकारी और घमंडी चेहरे गायब हो गए थे। केवल भय और निराशा से भरे चेहरे बचे थे। इस बीच टीम चार्ली ने बटालियन के सभी सदस्यों को हॉल में इकट्ठा किया और एक एक करके गहरी पूछताछ शुरू की। शुरू में सभी डर के मारे चुप थे, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उन्हें आश्वस्त किया, आपकी पहचान की गोपनीयता की गारंटी दी जाएगी, सच्चाई बताना एक सैनिक का कर्तव्य है और अपने साथी को बचाने का तरीका है, तो एक एक करके जो मुंह पहले बंद थे वे खुलने लगे। जो सच्चाई अब तक दबी हुई थी वह एक टूटे हुए बांध की तरह फूट पड़ी। लेफ्टिनेंट आन्या के साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में स्पष्ट गवाहियां, डिनर पार्टी में सार्वजनिक अपमान और पिटाई की घटना के बाद व्यवस्थित छिपाव और साजिश की प्रक्रिया की बाढ़ आ गई। विशेष रूप से सिपाही बलदेव कृष्णन ने बिना किसी कंपकंपी के उन सभी चीजों के बारे में गवाही दी जो उसने देखी, सुनी और दर्ज की थीं। पूरी स्थिति का नेतृत्व सीधे जनरल विक्रम कर रहे थे। वह मैदान के बीच में खड़े थे, घुटनों के बल बैठे 3 अपराधियों को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। वह कैप्टन महेंद्र के पास गए और पूछा, तुम उसके कंपनी कमांडर हो? क्या तुम्हारा मेजर का पद तुम्हारे सैनिक की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? उन्होंने लेफ्टिनेंट ओंकार को देखा और कहा, तुमने अपने साथी को पीठ में छुरा घोंपा और अपनी सुरक्षा के लिए सच्चाई बेच दी। क्या यही अधिकारी का सम्मान है जो तुमने सीखा? अंत में वह सूबेदार मेजर भैरव के सामने खड़े हुए। उनकी आंखों में एक ठंडी आग चमक रही थी। तो तुम वह जानवर हो जिसने मेरी बहन को छूने की हिम्मत की।
सूबेदार मेजर भैरव को आखिरकार सब कुछ समझ आ गया। आन्या की पृष्ठभूमि, वह बहन कौन थी जिसे उसने छुआ था। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वह एक पत्ते की तरह कांपने लगा और जमीन पर अपना सिर पटकते हुए माफी मांगने लगा। मेरी गलती थी जनरल साहब, मैं मरने के लायक हूं, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। जनरल विक्रम ने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक कीड़े को देख रहे हों और कहा, तुम्हारी जान का फैसला सैन्य कानून करेगा, और उससे पहले शायद मैं ही इसका फैसला करूं। वह मुड़े और पूरी यूनिट को चिल्लाकर कहा, अच्छी तरह से देखो, यही उन लोगों का दुखद अंत है जो सैन्य सम्मान को कलंकित करते हैं और अपने साथी सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस यूनिट में अन्याय और हिंसा के लिए अब कोई सहिष्णुता नहीं होगी। आसमान में मानो 3 सूरज थे। उनकी रोशनी इतनी चकाचौंध करने वाली थी मानो वह उस सारे अंधेरे, झूठ और सड़न को जलाने के लिए तैयार हो जो अब तक इस यूनिट को ढके हुए थी। उस गड़गड़ाहट का न्याय एक असाधारण शक्ति के साथ तीखे न्याय के नाम पर किया गया था। ऑपरेशन वज्र प्रहार एक बड़ा भूकंप बन गया, जिसने न केवल हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड को बल्कि पूरे भारतीय सशस्त्र बलों को हिलाकर रख दिया। तीनों मुख्य संदिग्धों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और सैन्य अदालत में पेश किया गया। जब्त किए गए सबूतों, कई सैनिकों की एक समान गवाही और विशेष रूप से 3 सर्वोच्च कमांडरों द्वारा सीधे निगरानी किए गए मुकदमे के साथ उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सूबेदार मेजर भैरव को गंभीर हमले, अवज्ञा और अधिकार के दुरुपयोग सहित सभी आरोपों में दोषी पाया गया। उसे एक सैनिक के लिए अधिकतम सजा, सेवा से बर्खास्तगी, पीटीडीहा और 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत में अपने अंतिम बयान में उसने अभी भी बेशर्मी से यह कारण दिया कि महिला अधिकारी ने ही पहले उसे उकसाया था, जिसने सभी के गुस्से को भड़का दिया। लेफ्टिनेंट ओंकार शर्मा को झूठी गवाही और अपराध में संलिप्तता के आरोप में पीटीडीएच और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कैप्टन महेंद्र, जिसने मामले को दबाने की कोशिश की, को भी कर्तव्य में लापरवाही और अधिकार के दुरुपयोग के लिए पीटीडीएच और 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बटालियन कमांडर से लेकर ब्रिगेड कमांडर तक को भी कमांड की जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह ठहराया गया, उनके पदों से हटा दिया गया और गैर रणनीतिक पदों पर स्थानांतरित कर दिया गया। हिमालयन वल्चर्स ब्रिगेड की संचार बटालियन पूरी तरह से तहस नहस हो गई। यह मामला राष्ट्रीय मीडिया में एक प्रमुख खबर बन गया और भारतीय सशस्त्र बलों में सैनिकों के प्रशिक्षण की संस्कृति में बड़े पैमाने पर सुधार का प्रारंभिक बिंदु बन गया, विशेष रूप से महिला अधिकारियों के मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित। इस बीच आन्या को उसके भाइयों की आपातकालीन कार्रवाई पर गहन जांच के लिए दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में ले जाया गया। परिणाम बहुत दुखद थे। सूबेदार मेजर भैरव द्वारा क्रूर पिटाई के कारण उसे तीव्र सबड्यूरल रक्तस्राव और उसकी बाईं आंख की ऑप्टिक तंत्रिका में स्थायी क्षति का निदान किया गया। एक आपातकालीन ऑपरेशन ने उसकी जान बचा ली, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बाईं आंख फिर कभी रोशनी नहीं देख पाएगी। एक सैनिक जो एक आंख की दृष्टि खो चुका है, वह अब मैदान में सक्रिय रूप से सेवा नहीं कर सकता। जिस सैनिक के रास्ते पर वह इतनी शिद्दत से चलना चाहती थी, वह दूसरों के अपराध के कारण जबरन रुक गया। अस्पताल के वीआईपी कमरे में उसके तीनों भाई दिन रात आन्या की देखभाल करते रहे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विक्रम ने बिना कुछ कहे अपनी बहन का हाथ पकड़ा। अपनी बहन की रक्षा न कर पाने का गहरा अपराध बोध उनके फौलादी कंधों को भारी महसूस करा रहा था। आन्या ने ही दृढ़ता से अपने भाइयों को सांत्वना दी। भाई, मैं ठीक हूं, रो मत। एक सैनिक के रूप में आन्या का जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन एक इंसान के रूप में आन्या का जीवन अभी शुरू होने वाला है। वह सिपाही बलदेव कृष्णन से मिलना चाहती थी, उस नायक से जिसने उसकी जान बचाई थी। बलदेव, जिसे विशेष छुट्टी मिली थी, तुरंत अस्पताल आया। आन्या की एक आंख पर पट्टी बंधी देखकर बलदेव आखिरकार रो पड़ा। कमांडर, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं थोड़ा जल्दी हिम्मत करता तो शायद मैं कमांडर की आंख बचा सकता। आन्या ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से उसका हाथ पकड़ा। नहीं बलदेव, अगर तुम न होते तो मैं शायद अब भी उस अंधेरे और ठंडे गोदाम में सड़ रही होती। तुम मेरे जीवन रक्षक हो, मेरी आत्मा को बचाने वाले नायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सिपाही बलदेव कृष्णन को अन्याय के खिलाफ अपनी साहसी कार्रवाई के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से पुरस्कार और एक रैंक का
असाधारण पदोन्नति मिली। अपनी सेवा अवधि अच्छी तरह से पूरी करने के बाद उसे आन्या और उसके भाइयों की पूरी सिफारिश और समर्थन पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डारडार में एक प्रमुख शोधकर्ता के रूप में भर्ती किया गया। खंडहरों के ऊपर अपराधियों को उनका पूछ-टोहर दंड मिल चुका था, साहसी को पुरस्कार मिला था और पीड़ित, जो सब कुछ खो चुकी लग रही थी, ने वास्तव में सबसे कीमती चीज प्राप्त की थी, किसी भी निराशा के बीच आशा पर हार न मानने का एक फौलादी संकल्प और एक नए जीवन की शुरुआत। कुछ महीने बाद आन्या सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो गई। उसके सरल विदाई समारोह में उसके तीनों भाई, अब हवलदार बन चुके बलदेव कृष्णन और उसके प्रति वफादार प्लाटून 3 के सदस्य शामिल हुए। उसकी काली आंख की पट्टी वाली छव्वे अब एक कमजोर पीड़ित की तरह नहीं लग रही थी। वह एक मजबूत और सुंदर योद्धा की छव्य थी जिसने विभिन्न परीक्षाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की थी। उसने सेना छोड़ दी, लेकिन उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अन्य पीड़ितों को उभरने से रोकने और संगठन में अन्याय के सामने चुप रहने वाले सभी लोगों को साहस देने के लिए अपने अनुभव को दुनिया को बताने का फैसला किया। उसने अपनी कहानी को, जिसे उसने अस्पताल से लिखना शुरू कर दिया था, एक किताब में संकलित करना शुरू किया। उसकी किताब, जिसका शीर्षक फौलाद के आंसू था, ने प्रकाशित होते ही समाज में एक बड़ी लहर पैदा कर दी। उसकी कहानी, जो न केवल सेना के भीतर मानवाधिकारों के मुद्दों को, बल्कि हमारे समाज के विभिन्न कोनों में व्याप्त महिलाओं के प्रति भेदभाव और पूर्वाग्रह को भी तीखेपन से उजागर करती है। साथ ही एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से बड़े संगठनों में अन्याय ने कई लोगों के लिए गहरी सहानुभूति और जलती हुई प्रेरणा प्रदान की। यह किताब एक पल में बेस्ट सेलर बन गई और उसे विभिन्न टेलीविजन शो और सेमिनारों में अपनी आवाज उठाने के लिए आमंत्रित किया गया। वह अब भारत के फौलादी त्रिशूल की बहन या एक अभागी महिला अधिकारी नहीं थी, वह पूरी तरह से आन्या सिंह राठौड़ के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी। एक लेखिका जो हमारे समाज के अंधेरे पक्ष को रोशन करती है और चुप कराए गए लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली आशा का प्रतीक है। एक सेमिनार कार्यक्रम में एक युवा महिला अधिकारी ने कांपती आवाज में उससे पूछा, लेखिका, अगर हम आपके जैसी असहनीय स्थिति का सामना करते हैं तो हम कैसे टिके रहें? जब हम सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आन्या ने अपनी आंख की पट्टी से ढकी आंखों से प्रश्नकर्ता को गर्मजोशी से देखा और मुस्कुराई। उसने अपनी किताब के अंतिम भाग का हवाला देते हुए जवाब दिया, फौलाद को और भी कठोर बनाने के लिए तपाया जाता है और सितारे घने अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकते हैं, सबसे गहरी निराशा के बीच भी। जब तक सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी भी बची है, हम फिर से उठ सकते हैं। तुम्हें खुद ही वह चिंगारी बनना होगा। कभी कभी वह चिंगारी इतनी छोटी होती है कि खुद को जलाना भी मुश्किल होता है, लेकिन याद रखना, जब तुम जैसी छोटी छोटी चिंगारियां इकट्ठी होती हैं तो हम एक विशाल आग बन सकते हैं जो दुनिया के सारे अंधेरे को जला देगी। खुद पर कभी हार मत मानो। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, हॉल तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से भर गया। आन्या ने अपनी एक आंख की रोशनी खो दी थी, लेकिन अब वह एक नया सितारा बन गई थी जो कई लोगों के दिलों में आशा और साहस की कभी न बुझने वाली रोशनी जला रही थी। यह वह सितारा नहीं था जिसे वह अपनी सैन्य वर्दी के साथ अपने कंधों पर हासिल करना चाहती थी, लेकिन वह एक बहुत बड़ा और चमकीला सितारा बनाना चाहती थी। गई थी जो दुनिया के अन्याय से लड़ रही थी और फौलाद की तरह कठोर बनकर पुनर्जन्म ले चुकी थी।